Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप बैकग्राउंड पे देख ही सकते हैं टेस्ट पेपर सीरीज के बारे में कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूं, ये कॉन्सेप्ट क्या है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको पूरे सिलेबस की वीडियोस तो प्रोवाइड करता ही है फ्रॉम 4th to 12th क्लास। वैसे एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए 4th से पहले की भी करता है, मतलब सारे स्कूल में जितनी भी क्लासेस आते हैं सबकी आपको वीडियोस तो प्रोवाइड करता ही है पूरे सिलेबस की। लेकिन उसके बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि थोड़ा सा हमें बच्चों की परफॉर्मेंस पे भी वर्क करना चाहिए। मतलब हमने तो आपको अपने एंड पे समझा दिया, लेकिन आप कितना ग्रैब कर पाए हैं, आपकी कितनी ग्रिप है पूरे सिलेबस पे, वो भी तो पता होना चाहिए। तो उस परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए हमने टेस्ट पेपर्स की कॉन्सेप्ट लाई। इसमें हम आपको हर एक चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन से भरे हुए टेस्ट देते हैं और वो पीडीएफ की फॉर्मेट में होते हैं जो कि आपको कम्युनिटी पोस्ट से मिल जाते हैं। उसके बाद हम आपको 2 दिन देते हैं उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। जब आप एक बार उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद 2 दिन बाद हम आपको सॉल्यूशन वीडियो देते हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ओके, सो ये बेसिकली पूरा काम किया जाता है ताकि आपकी परफॉर्मेंस पे भी हम साइमल्टेनियसली काम कर सकें। ओके, बिल्कुल, मतलब लाइक आपको जो जो फैसिलिटीज़ बाकी सारी जगह मिलती हैं उनसे बेटर फैसिलिटीज़ एक ही कंबाइंड वे में एक ही जगह देने की कोशिश चल रही है। और ये 4th से 12th सारी क्लासेस के लिए सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल हैं। तो आप जैसे कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको इकोनॉमिक्स का भी मिल जाएगा, अकाउंट्स का भी मिल जाएगा, बिजनेस स्टडीज़ का भी मिलेगा, इंग्लिश हिंदी का भी मिल जाएगा। ओके, सो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, टेस्ट दे के सीखिए कि भैया कहाँ कहाँ आप गलत कर रहे हैं, कहाँ आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ आपको और ज़रूरत है काम करने की अपने ऊपर, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। सो इट्स बेसिकली क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हूँ वो है कंट्रोलिंग चैप्टर का, और कंट्रोलिंग चैप्टर 8 नंबर पर आता है, या आपके टर्म 2 में भी आ रहा है। यहाँ पे आने से पहले मैं आपको एक बार पैटर्न थोड़ा सा समझा देती हूँ कि मैंने अपने टेस्ट किस पैटर्न में बनाए हैं। मैंने पूरे टेस्ट को 4 टाइप के क्वेश्चन से मिलके बनवाया है, जिसमें पहला है आपका MCQ, दूसरा है आपका असर्शन और रीजन वाले, ये भी आजकल बहुत आते हैं, टर्म 1 में भी बहुत आए थे। फिर है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर हैं आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका पूरा टेस्ट 4 टाइप के क्वेश्चन से मिलके बना हुआ है, MCQ, असर्शन, रीजन, सब्जेक्टिव, केस बेस्ड क्वेश्चन। और मैक्सिमम चैप्टर्स में मैंने 30 क्वेश्चन दिए हैं। हो सकता है एक आधे चैप्टर में मैंने एक आधा कम या 2-4 ज़्यादा दिए हूँ अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द चैप्टर, क्योंकि कुछ चैप्टर आपके काफ़ी बड़े हैं, लाइक मार्केटिंग चैप्टर आपका बहुत बड़ा है, तो ऐसे में हो सकता है आपको 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले। बट मेजरली मैंने चैप्टर्स की जो टेस्ट पेपर की सीक्वेंस है वो 30 तक मैंने रखी है। ठीक है, अब हम बात करें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कंट्रोलिंग चैप्टर का जो टेस्ट पेपर है, फर्स्ट क्वेश्चन उसका है ये आपके सामने। ये था एक MCQ जिसमें मैंने आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग। आपको बताना है इन चारों में से कंट्रोलिंग की, मतलब कंट्रोलिंग में बहुत अलग अलग तरह की हमने टेक्निक्स के बारे में बात करी थी, तो इन चारों में से कौन से वाली वहाँ पे फिट नहीं बैठती है, हमने उसके बारे में वहाँ पे बात नहीं करी थी। फर्स्ट है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, क्या हमने इसके बारे में बात करी थी। सेकेंड है बजट, थर्ड है मैनेजरल ऑडिट, और फोर्थ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप मुझे बताइए क्या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से कोई ऐसा पॉइंट आपको लग रहा है जिसके बारे में हमने टेक्निक्स में बात नहीं करी। तो यस, बिल्कुल लग रहा होगा। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात नहीं की थी, मैनेजरल ऑडिट, बजट, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सब मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाए थे। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी वो टेक्निक है जिसको हमने कंट्रोलिंग के टेक्निक्स में नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। और यहाँ पे इस नेचर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि ऐसे वर्ड्स पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। अगर वो पूछते विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक तो वो अलग होता ऑल टुगेदर क्वेश्चन, लेकिन नॉट अ टेक्निक, और ऐसे वर्ड हम स्किप कर देते हैं यूजुअली जल्दी पढ़ने के चक्कर में, तो थोड़ा सा फोकस रखिएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड है कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग,
कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑल ऑफ दीज। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग ओनली, बट वो सही नहीं होगा। अगर आपने इसका आंसर बी मार्क किया है, आपने गलत मार्क किया है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कंट्रोलिंग में हम नो डाउट पिछली परफॉर्मेंस को देखते हैं, हम स्टैंडर्ड से हमारी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं और पता लगाते हैं कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम कंट्रोलिंग में जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसको नेक्स्ट प्लानिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो ऐसे तो ये फॉरवर्ड लुकिंग भी हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कंट्रोलिंग में जो भी हमने एनालाइज किया है, इस एनालिसिस के बेसिस पे नेक्स्ट टाइम की जो प्लानिंग होगी उसे कंसिडर किया जाएगा, उन सारे रिपोर्ट्स को कंसिडर किया जाएगा और नेक्स्ट टाइम की प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग करी जाएगी। तो ऐसे में कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। और क्या कंट्रोलिंग कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता, एक बार करके हम छोड़ देते हैं? नहीं, ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि कंट्रोलिंग को हमेशा से करते रहते। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। कंट्रोलिंग इनमें से सब है, फॉरवर्ड लुकिंग है, बैकवर्ड लुकिंग है और कंटिन्यूसली चलता रहता है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड का करेक्ट आंसर क्या है? डी है। अगर आपने इसके अलावा और भी कुछ मार्क किया है तो आपका आंसर गलत है, आप समझ जाइए राइट आंसर ये है। थर्ड क्वेश्चन है, स्ट्राइक्स इज विच टाइप ऑफ कॉज ऑफ डेविएशन? स्ट्राइक कौन से, स्ट्राइक्स आर विच टाइप ऑफ कॉज ऑफ डेविएशन? कौन से तरह का डेविएशन है स्ट्राइक्स? अनसर्टेन कंडीशंस, ह्यूमन कॉज, वेरियस हिंड्रेंसेस, डिफेक्टिव स्टैंडर्ड्स। आप बताइए स्ट्राइक्स कौन करते हैं? मशीनें स्ट्राइक करते हैं कि आज मेरा काम करने का मन नहीं है, मैं नहीं चलूंगी, ऐसे करती हैं? नहीं ना, कौन करते हैं? ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो ये किस तरह का कॉज हुआ? ये हुआ ह्यूमन कॉज। स्ट्राइक्स कौन करते हैं? अभी जस्ट मैं बाहर ही बोल के आई कि मैं भी स्ट्राइक कर दूंगी और ये क्वेश्चन आ गया सामने। एनीवे, स्ट्राइक कौन करते हैं? स्ट्राइक करते हैं ह्यूमन बींग्स। तो ये कौन सा डेविएशन का कॉज है? ह्यूमन कॉज है। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 3। Now let's move to question 4. I hope अभी तक तीनों क्वेश्चन आपके सही गए होंगे। मैंने जितना पढ़ाया हुआ है आई होप आप उसके बेसिस पे अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं। क्वेश्चन 4 है, प्लानिंग इज थियोरेटिकल whereas कंट्रोलिंग इज प्रैक्टिकल। ये बोल रहे हैं कि प्लानिंग एक थियोरेटिकल चीज है जबकि कंट्रोलिंग एक प्रैक्टिकल चीज है। क्या आप अग्री करते हैं? नहीं करते? कांट से। मैक्सिमम सिनेरियो में ऐसा देखा गया है, कांट से आंसर नहीं होता, येस और नो में ही ऐसे क्वेश्चंस का आंसर किया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि कोई रूल बन गया है कि कांट से कभी आंसर हो ही नहीं सकता। वंस इन अ वाइल वो भी आंसर हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम येस और नो में ही आंसर होगा। तो आप बताइए, क्या ये स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी हुई है कि प्लानिंग में थ्योरी प्लानिंग एक थियोरेटिकल चीज़ है जबकि हमारा कंट्रोलिंग एक प्रैक्टिकल चीज़ है, क्या ये सही है कि गलत है? एंड दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हम प्लानिंग में सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करते हुए प्लान्स ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, उसका मॉनिटरिंग, उसका सुपरविजन सही हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे रहा, वो सारा का सारा एनालाइज किया जाता है कंट्रोलिंग में। तो कंट्रोलिंग में येस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा जाता है जबकि प्लानिंग थियोरेटिकल एस्पेक्ट कवर करती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असेंबलिंग ऑफ फैसिलिटीज एंड पर्सनल फॉर कलेक्टिंग प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय मैनेजर इज कॉल्ड PERT, CPM, रेशियो एनालिसिस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्निक। ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। PERT, CPM क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है और MIT क्या होता है। जल्दी बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 5 का आंसर, assembling of facilities and personnel for collecting processing information that is required by manager is called। आप facilities की assembling कर रहे हैं और personnel की assembling कर रहे हैं ताकि आप information को collect कर सके, process कर सके, जो कि required होती है manager द्वारा। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं MIT। ये पूरा का पूरा सेंटेंस सेम वे में NCERT में लिखा हुआ है MIT टॉपिक के अंदर, इसलिए मैं 10 बार से भी ज़्यादा बार बोल चुकी हूँ। आई गेस अभी तक तो मुझे 100 बार हो गया होगा ये बोलते बोलते कि NCERT तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। देखो इतनी छोटी छोटी सी बुक है, वो उनको अच्छे से तुम पढ़ के जाओगे ना, एक एक लाइन बाय लाइन तुम्हारे से सारे क्वेश्चन बनेंगे, तुम्हें रेफरेंस बुक की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, रेफरेंस बुक को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद NCERT पे आते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन जो कि NCERT से डायरेक्टली पिक किए जाते हैं तो मैं उसके आंसर ही नहीं पता होते। तो ये काम मत करना, NCERT को थोड़ा सा सीरियसली ले लेना। क्वेश्चन 6 बोलता है, द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज परफॉर्म्ड बाय
सीनियर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एट लोअर लेवल्स, मैनेजमेंट एट मिडिल लेवल, ऑल ऑफ द अबव। कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? सीनियर मैनेजमेंट द्वारा परफॉर्म किया जाता है, या मैनेजमेंट जो कि मिडिल लेवल पे होते हैं, या फिर मैनेजमेंट जो लोअर लेवल पे होते हैं, या सबके द्वारा? जल्दी बताइए, कंट्रोलिंग फंक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? इसके बाद इसी से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या लिखा है आपने? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। कंट्रोलिंग सारे लोगों द्वारा किया जाता है, सारे लेवल्स द्वारा किया जाता है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये मैं बता दूं, मैं बीच बीच में अपने खुद के कुछ क्वेश्चन पूछती रहती हूँ जिसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कमेंट सेक्शन में, और आप आंसर इसे कैसे करेंगे? आंसर ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 2, और सीधा आंसर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कंट्रोलिंग का फंक्शन, कंट्रोलिंग एज अ फंक्शन परफॉर्म किया जाता है ऑल ऑफ द अबव द्वारा, मतलब तीनों के द्वारा। ये एक फीचर के बारे में बताता है, ये पूरी लाइन कंट्रोलिंग के एक फीचर को एक्सप्लेन करती है। वो फीचर कौन सा है? जल्दी बताइए। कंट्रोलिंग के एक फीचर को एक्सप्लेन करती है, जल्दी बताइए। कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो सबके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये लाइन एक फीचर को एक्सप्लेन कर रही है। आपको उस फीचर का नाम बताना है मुझे। कैरेक्टरिस्टिक बोल लो, फीचर बोल लो, कुछ भी बोलो, वो उसका नाम बताना है आपको मुझे। ठीक है, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। एक बार फिर से बता देती हूँ, कंट्रोलिंग सारे लेवल्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये मैनेजमेंट, ये कंट्रोलिंग का एक फीचर है। उस फीचर का नाम आप मुझे बताएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, मैं दूर हो जाती हूँ। चलिए, सो क्वेश्चन 6 का आंसर है डी। आई होप ये आपने सही मार्क किया है। क्वेश्चन 7 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक? रैंडम सैम्पलिंग, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक है? रैंडम सैम्पलिंग, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, और ऑल ऑफ द अबव। ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से पिक किया गया है। जल्दी बताइए आपने क्या मार्क किया है इस क्वेश्चन को? राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे। चलिए, क्वेश्चन 8 बोलता है बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? 4 चीजें दी हुई हैं, ट्रेनिंग शेड्यूल, बजट्स, नेटवर्क डायग्राम, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। बजटिंग कंट्रोल रिक्वायर करता है किस चीज की प्रेपरेशन? पहला है ट्रेनिंग शेड्यूल, सेकेंड है बजट, थर्ड है नेटवर्क डायग्राम, और फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। ये तो बहुत ही इजी है, तो बिल्कुल सिंपल है, नाम से ही समझ में आ रहा है। बजटरी कंट्रोल में हम क्या करते हैं? हम बजट्स प्रिपेयर करते हैं। सो 8th का आंसर है बी, हम बजटरी कंट्रोल में बजट्स प्रिपेयर करते हैं। सो प्रिपरेशन किस चीज़ की होती है बजटरी कंट्रोल में? बी की, बजट्स की। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द मार्केटिंग स्टैंडर्ड? इनमें से कौन सी चीज मार्केटिंग स्टैंडर्ड से एसोसिएटेड है? सेल्स एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस, क्वांटिटी, डिस्प्यूट रेट। इनमें से कौन सी वाली चीज मार्केटिंग स्टैंडर्ड से एसोसिएटेड है? सेल्स एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंस, क्वांटिटी, डिस्प्यूट रेट। चारों में से फट से बताइए आपने क्या मार्क किया था? The correct answer is sales expenses. Sales expenses marketing standard के से associated है। Marketing और sales का अटूट रिश्ता है। चलिए, 10th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। Some personnel have been tasked with judging the output of production in a fair and consistent manner. They are employing a variety of methods to achieve this goal. Personal observation, sample checking, and so on are examples of this. They are also sticking to the same measurement units as the established standards. Determine which phase of the controlling process applies in the example.
टेकिंग करेक्टिव एक्शन, एनालाइजिंग डेविएशंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। मैं एक बार हिंदी बोल देती हूँ इसकी पूरी। ये बोलते हैं सम पर्सनल हैव बीन टास्क्ड विद जजिंग द आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन इन अ फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर। कुछ लोगों को हमने ये काम दिया है कि उन्हें जज करना है प्रोडक्शन का आउटपुट फेयर और कंसिस्टेंट मैनर में, कि प्रोडक्शन का आउटपुट किस तरह से निकल रहा है, बहुत ही फेयरली उन्हें जज करना है। दे आर एम्प्लॉइंग अ वेराइटी ऑफ मेथड्स टू अचीव दिस गोल। वो बहुत सारे मेथड्स को अपना रहे हैं इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, जजमेंट वाली चीज को। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग एंड सो ऑन आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस। मेथड कौन कौन से ले रहे हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, सैंपल चेकिंग एक्सेट्रा, ऐसे सब एग्जाम्पल्स, मतलब ऐसे सब चीजें यूज कर रहे हैं, मेथड यूज कर रहे हैं गोल को अचीव करने के लिए। दे आर ऑल्सो स्टिकिंग टू द सेम मेजरमेंट यूनिट्स एज द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। वो उन सेम मेजरमेंट यूनिट से भी टिके, मतलब 60 टिके हुए हैं जो स्टैंडर्ड्स में वो की थी। मतलब बोला जाता है ना, आप स्टैंडर्ड्स में जो मेजरमेंट यूनिट्स लेते हैं, आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस में भी वही मेजरमेंट यूनिट्स लेने चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड्स आपने केजी में रखे हैं, तो आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस भी केजी में ही वो करनी चाहिए, मेजर करनी चाहिए। ये ना हो कि आपने स्टैंडर्ड केजी के अकॉर्डिंग सेट किए, लेकिन जब आप मेजरमेंट कर रहे हो तो आप ग्राम्स के अकॉर्डिंग कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। डिटर्मिन विच फेज ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस अप्लाइज इन द एग्जाम्पल। आपको बताना है कंट्रोलिंग प्रोसेस का कौन से वाला फेज अप्लाई हो रहा है। हमने कंट्रोलिंग की पूरी प्रोसेस पढ़ी है, राइट। आपको यहाँ पे बताना है कि उस प्रोसेस में से कौन से वाला स्टेप है जो ये पूरे एग्जाम्पल जिसके बारे में दिया हुआ है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब हमारा जो आउटपुट आया है उसको चेक कर रहे हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम आउटपुट को चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कौन सा वाला स्टेप है ये कंट्रोलिंग प्रोसेस का? टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, एनालाइजिंग डेविएशन, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। दो में तो हम प्रीटी श्योर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन दो में आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि इनमें से कौन से वाला राइट आंसर है। And the correct answer is measurement of actual performance. आप यहाँ पे actual performance को measure कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा लिखा है ना कि आपको judgment करनी है output की, और फिर उसके बाद आपने units भी वही select किए हैं, sample checking और ये सब भी आप करके देख रहे हैं ताकि आपको पता लगे कैसे क्या करना है, right? So the correct answer is C. 10th का correct answer है C। और इसी के साथ हमारे MCQ यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस। असर्शन रीज़न का आई होप आपको पता है तरीका क्या होता है। यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए होते हैं, एक असर्शन में एक रीज़न में। अब जो भी दोनों सेंटेंसेस हैं, सबसे पहले आप ये देखते हैं क्या वो सेंटेंसेस सही हैं या गलत है। अगर उनमें से एक भी सेंटेंस गलत है तो आपका ऑप्शन ये होगा ट्रू, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। अगर दोनों सेंटेंसेस में से एक भी सेंटेंस आपका गलत निकलता है तो आपका करेक्ट आंसर इन दोनों में से निकलेगा। लेकिन अगर दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं तो ये वाले पॉइंट्स को आपको देखना ही नहीं है, आपका आंसर इन दोनों पॉइंट्स में से निकलेगा। अब निकलेगा कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। रीजन में जो भी बात बोली होती है वो काइंड ऑफ असर्शन का एक्सप्लेनेशन होता है। उसमें ये लिखा होता है कि असर्शन में जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है, क्या रीजन था वो सेंटेंस लिखने के पीछे, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप काइंड ऑफ हमारे को पता चलता है और उसी के बेसिस पे हम जज करते हैं कि क्या ये आपस में लिंक्ड है। अगर है तो ए सही आंसर हो जाएगा, अगर आपस में लिंक नहीं है तो बी सही आंसर हो जाएगा। अगर ए ट्रू है आर फॉल्स है तो सी वाला सही आंसर हो जाएगा, ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो ये वाला लास्ट वाला आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम असर्शन और रीजन को सॉल्व करते हैं और ये हमारा फर्स्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन है। लेट्स सी इसमें क्या लिखा हुआ है। असर्शन में ये लिखते हैं प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग क्या करती है, ये गैप जहां पे हम हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं उसे ब्रिज करने का काम करती है, मतलब यहां से हमें वहां तक ले जाने का काम करती है। रीजन में ये बोलते हैं इट इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। ये बोलते हैं कि भैया इसमें हम करते क्या है, इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है, और कुछ डिफरेंट तरीके ढूंढते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के। सो बेसिकली फर्स्ट क्या प्लानिंग बोलता है कि भैया ये ब्रिज करता है गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, और सेकंड बोलता है कि भैया इससे क्या है कि हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम कुछ कोर्सेज ऑफ एक्शंस को चूज करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों हमें देखने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपस में लिंक्ड हैं, तो हाँ बिल्कुल लिंक लग रहे हैं। क्या ये दोनों
सही स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स हैं? बिल्कुल दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता, आपका आंसर इन दोनों में से होगा। अब आप ये देखिए रिलेटेड हैं क्या, एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है? तो एग्जैक्टली कर पा रहा है। असर्शन में जो लाइन लिखी हुई है कि ब्रिज करता है गैप, रीजन में बिल्कुल क्लियरली उस चीज को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि भैया डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शंस को वो करता है, चुनता है, जिससे हम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को चुन पाते हैं। तो यस, द फर्स्ट option will be the correct answer. A will be the correct answer of this question 11 number. ठीक है, तो ये इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। चलिए इसी बात पर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट्स क्वेश्चन नंबर 12। ये बोलता है असर्शन में, मैनेजर्स नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू कोप विद द चेंज सर्कमस्टांसेस। मैनेजर्स को कभी कभी थोड़ी सी हमें फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए ताकि वो चेंज सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हर एक चीज अडेप्ट करवा पाए या कर पाए। रीजन में ये बोलते हैं प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग से क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है। सबसे पहले पता लगाओ क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। क्या ये जो ऊपर लिखा हुआ है मैनेजर्स नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजर्स को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए ताकि वो चेंज सर्कमस्टांसेस को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सके या उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सके, कोप कर सके। भैया ये तो देनी पड़ती है, वरना तुमने जितनी प्लानिंग करके रखी हुई है वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। मतलब सारा का सारा पूरा वो बेकार हो जाएगा। और होता भी है एट टाइम्स, अगर आप अपनी प्लानिंग में बहुत ज़्यादा रिजिड रहते हैं ना, तो आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग अगर एक भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है तो वो खराब हो जाती है, आपको ऑल टुगेदर न्यू प्लानिंग करनी पड़ेगी। रीजन में ये बोलते हैं प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग से क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है। ये हमने पढ़ा था प्लानिंग के इल इफेक्ट्स में, मतलब उसके डिसएडवांटेजेस में। तो दी हुई दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, ट्रू हैं। तो हमारा ये आंसर तो हो नहीं सकता, हमारे आंसर इन दोनों में से कहीं से निकलेंगे। अब हमें बस ये पहचानना है कि रीजन में लिखी हुई चीज़ क्या असर्शन वाली चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है, तो आंसर है नहीं कर पा रही है। मैनेजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, नो डाउट होती है, लेकिन और प्लानिंग रिड्यूस करती है, क्रिएटिविटी बिल्कुल करती है, लेकिन ये आपस में लिंक्ड नहीं है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट द आंसर विल बी बी, कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन एक दूसरे को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। सो हमारा बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप खुद पढ़ के देखो ना, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी का मतलब क्या था कि प्लानिंग में हमें ऑलरेडी सब कुछ ना बना बनाया मिल जाता है कि तुम्हें इस तरह से करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो लोग बहुत खुद का दिमाग नहीं इस्तेमाल करते, जिसकी वजह से उनकी खुद की क्रिएटिविटी थोड़ी सी डल होती जाती है। सो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी में एक्सप्लेनेशन ये आता है, ना कि ऊपर वाला आता है। तो ये काइंड ऑफ उससे मिलता जुलता नहीं है, इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। दिस सेज, असर्शन में ये बोलते हैं डेलीगेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन एंड इज डन एट द डिस्क्रिशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। डेलीगेशन क्या है, एक ऑप्शनल पॉलिसी है। पहले तो डेलीगेशन होता क्या है, अपना आधा काम किसी और को दे देना, अपना नॉन सरदर्दी, मतलब अपना जो एक्स्ट्रा काम है, जो आपका नॉन कोर एरिया वाला काम है, वो किसी और को दे देना, सो दैट आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ही फोकस कर पाए। ठीक है, तो डेलीगेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी है जो कि टॉप मैनेजमेंट के डिस्क्रिशन पे की जाती है। रीजन में ये बोलते हैं नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल द टास्क ऑन हिज ओन। कोई भी इंडिविजुअल अपना सारा का सारा टास्क खुद परफॉर्म नहीं कर सकता। देखो, अगर कोई इंसान सोचे मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा। आप इतना सारा सोच ही सकते हो, एक्चुअली जब करने पे आओगे तो आप हर एक का या तो 10% कर लोगे, या फिर एक काम अच्छे से कर लोगे, दूसरा बिल्कुल अच्छे से नहीं होगा। आप खुद प्लान करके देखो। अगर आप सोचो पूरे दिन में आप स्कूल भी चले जाओ, आप ट्यूशन भी चले जाओ, आप दोस्तों के साथ चिल भी कर लो, एट द सेम टाइम आप अपने फुटबॉल गेम भी खेल के आ जाओ, प्रैक्टिस करके आ जाओ, उसके अलावा आप गिटार सीख के आ जाओ। क्या सारा का सारा एक दिन में हो सकता है? अब आप बोलेंगे हम में से कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसा करते हैं, तो वो डे वाइज करते होंगे। एक दिन गिटार सीख लिया, अगले दिन तुम चले गए दोस्तों के साथ चिल करने के लिए, अगले दिन तुम चले गए फुटबॉल खेलने के लिए। एक ही दिन में सब कुछ करना इज नॉट पॉसिबल, एक इंसान की उतनी क्षमता भी नहीं होती है। तो कोई भी इंडिविजुअल सारा का सारा काम खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता है। अब आप ये बताइए सबसे पहले तो, क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, एंड क्या दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं? आंसर विल बी assertion is false and reason is true. assertion में ये क्या बोल रहे थे कि delegation is एक optional policy है। this is an optional policy, जो करने का मन होगा, डिस्क्रिप्शन होगा टॉप मैनेजमेंट का, तो करेंगे नहीं।
सेकेंड सेंटेंस में उन्होंने क्लियरली बोला है कि भाई कोई भी इंडिविजुअल सारा का सारा काम खुद से नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शनल पॉलिसी होती नहीं है, ये मैंडेटरी बन जाती है एक टाइम के बाद, ठीक है। सो इसलिए असर्शन वाला स्टेटमेंट इज गलत और रीजन वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऊपर वाले दो तो हो नहीं सकते थे हमारे आंसर। सो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। चलिए इसी बात पे चलते हैं हम हमारे 14th क्वेश्चन पे, और ये बोलता है असर्शन में प्लानिंग इज अ चॉइस मेकिंग एक्टिविटी। प्लानिंग में चॉइस मेकिंग होती है। रीजन में दे से प्लानिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस। प्लानिंग में आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देखते हो और उसमें से एक बेस्ट वन सेलेक्ट करते हो। अगर आपको याद हो तो प्लानिंग में मैंने आपको पढ़ाया था कि हर एक काम को करने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो प्लानिंग में हम यही डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा वाला तरीका चूज करने वाले हैं। लाइक अगर मान लीजिए मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, तो होमवर्क कंप्लीट करने के भी 10 तरीके होते हैं। लाइक एक तो मैं हो सकता है कि आराम से प्रॉपर टाइम दे के अच्छा माइंडसेट लेके आराम से बैठूँ एक अलग रूम में। दूसरा हो सकता है मैं सबके साथ बैठूँ, शोर शराबे में बैठूँ। तीसरा हो सकता है मैं टीवी चला के बैठूँ। लाइक मेरे जैसे स्टूडेंट्स मैं क्या करती हूँ यूजुअली पढ़ते वक्त, मुझे या तो गाने चाहिए होते हैं या बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक चाहिए होता है व्हेन आई एम रीडिंग समथिंग या व्हेन आई एम लर्निंग ट्राइंग टू लर्न समथिंग। मेरे को बिना उसके होता नहीं है। मतलब मैं बिल्कुल आइसोलेशन में पढ़ती हूँ, एक तो सिर्फ मुझे म्यूजिक चाहिए होती है। अगर म्यूजिक नहीं होती बैकग्राउंड में तो मुझसे पढ़ते नहीं बनता, मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं बनता और मेरे को बहुत जल्दी नींद आ जाती है, मैं बुक्स पे ही सो जाती हूँ। तो मेरे को म्यूजिक की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, अलग अलग तरीके हैं पढ़ाई करने के, लेकिन आपने कौन से वाला सेलेक्ट किया जो आपके ऊपर बेस्ट वर्क करता है, राइट। तो इसमें क्या हुआ, चॉइस मेकिंग हुई। आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल आई चोज समथिंग। तो प्लानिंग में हम चूज करते हैं, विच इज द फर्स्ट सेंटेंस। और सेकंड में लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऑप्शन में से बेस्ट वन सेलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है। अब पहले तो आप मुझे यही स्टेटमेंट बताओ कि भैया क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो आंसर है ट्रू है। तो ये तो दोनों आंसर नहीं हो सकते, आंसर ऊपर वाले दोनों ऑप्शन में से कोई होगा। अभी बताओ क्या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैंने दोनों को लिंक करके एक्सप्लेन किया है। तो यस, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। असर्शन में जो चीज़ दी हुई है, रीजन में दी हुई चीज़, वो इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पा रही है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 14th का आंसर क्या होगा? ए होगा। इसी बात पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। और इसमें ये बोलते हैं असर्शन में ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजिंग मदद करती है ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन में एक एंटरप्राइज के। और रीजन में लिखा हुआ है इट अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब पोजीशंस, डिपार्टमेंट्स एंड इवन डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट्स लाइन। ये मदद करती है बिजनेस एंटरप्राइजेस के ज़्यादा जॉब पोजीशन क्रिएट करने में, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने में और इवन डाइवर्सिफाई करने में प्रोडक्ट लाइन। और जस्ट नाउ आपने रियलाइज किया होगा कि कंट्रोलिंग में इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग का क्वेश्चन दे दिया है। ओके, कोई बात नहीं, हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर भी पढ़ा हुआ है तो हम इसका भी आंसर कर लेंगे। इट सेज ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ऑर्गेनाइजिंग मदद करती है ग्रो करवाने में ऑर्गेनाइजेशन को और उसको डाइवर्सिफाई करने में, मतलब प्रोडक्ट लाइन नई नई ऐड करने में। और रीजन में ये बोलते हैं बिजनेस एंटरप्राइज को नई जॉब पोजीशंस क्रिएट करने में मदद करती है, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने में मदद करती है और उनकी प्रोडक्ट लाइन्स को भी डाइवर्सिफाई करने में मदद करती है। अब आप यहाँ पे बताओ, पहले तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं? एंड सेकेंडली बताओ क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन करती हैं? बिल्कुल करती हैं। सो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। पहले तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं और दूसरे में देखो ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है और सेकंड में ही उन्होंने बोला जॉब पोजीशंस ऐड हो रही हैं, प्रोडक्ट लाइंस ऐड हो रहे हैं, डिपार्टमेंट्स ऐड हो रहे हैं। तो ये ग्रो ही तो कर रहे हो तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन ही तो कर रही है। सो यस, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। सो 15th का करेक्ट आंसर है ए। एंड इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे 16th क्वेश्चन पे, जो कि है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारे असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब फाइनली हम आ गए हैं हमारे सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन accomplishing the organizational goals and judging the accuracy of standards। आपको एक्सप्लेन करना है कि कंट्रोलिंग किस तरह से मदद करता है। दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। पहला तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाने में, और सेकंड है कि ये स्टैंडर्ड जो आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं प्लानिंग में, जिसको आप कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, उनकी एक्यूरेसी कैसे जज करवाता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। आंसर देखिए, फर्स्ट ये अकम्प्लिशिंग वाले पॉइंट को बोलते हैं जैसे द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स एंड करेक्ट्स डेविएशंस। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं,
कुछ स्टैंडर्ड सेट होते हैं, ठीक है, फिर कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, और फिर फाइंड करते हैं डेविएशंस, मतलब कहाँ कहाँ हमने कुछ कुछ अलग किया है जो हमने प्लान किया था उससे. दिस हेल्प्स इन इंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग ऑन द राइट ट्रैक टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. ये इंश्योर करता है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं. लाइक मान लीजिए मैंने अपने दिमाग में टारगेट सेट किया है, मुझे 12th में 95% लाना है. यस, ओके, चलिए लाना है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा डिसाइड किया आपने. अभी मैंने स्टैंडर्ड सेट कर लिया. अब मेरे स्कूल में हुए हाफ ईयरली जहाँ पे मेरे आए 70%. तो 95 का सपना देख के अगर मैं 70% ला रही हूँ तो डेविएशन बहुत हाई है. अब मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, राइट. अब मेरे हुए फॉर से प्री बोर्ड्स में आई गॉट 88%, ठीक है. अब 88% आए, टारगेट कितना था, 95% का था. अभी फाइनल अभी आने वाले हैं, आए नहीं है, बट बीच में मेरे को पता चल गया ना कि भैया यार मेरी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है. तो मैंने जो हमारा स्टैंडर्ड सेट था 95 का, उससे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस 70%, 88% इनको मेजर किया एंड डेविएशन देखी. जब डेविएशन देखी तो आई गॉट टू नो कि हाँ यार मुझे कितना वर्क करने की और ज़रूरत है. क्या मैं उस दिशा में जो मैंने सोची थी अपने लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल का मतलब होता है जैसे मैंने अपने लिए 95% डिसाइड किया कि हाँ मुझे उतना अचीव करना है, तो दिस वाज माय गोल, मुझे अच्छे मार्क्स को अचीव करने थे, तो उसके लिए मैंने स्टैंडर्ड भी सेट कर लिया. तो मैं दोनों को सेम कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है. तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी अपने लिए कुछ सपने देखता है कि भैया हमें इंडिया का सबसे बड़ा वो मतलब सबसे ज़्यादा मार्केट कैप्चर करना है, ये हमारा सपना है, ठीक है. उसके लिए तुमने टारगेट सेट किया कि इस बार की सेल्स 40% अब जानी चाहिए. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच तुम्हारे टारगेट्स और तुम्हारे एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन होगा, तो तुम्हें पता चलेगा तुम अपने सपने से और कितनी दूर हो. और अगर तुम दूर हो तो तुम और मेहनत करोगे और मेहनत करोगे और मेहनत करोगे और अल्टीमेटली तुम अपने सपने को अचीव कर लोगे. तो मेरे को पता चल गया 88% मतलब मुझे थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो हो सकता है मैं 95% अचीव कर लूँ. 95% मतलब मेरा मतलब मेरा खुद का गोल कंप्लीट हो जाएगा. सो इट सेज आपको पता चल जाता है आप सही ट्रैक पे हो भी कि नहीं हो. इन अदर वर्ड्स, बाय कंट्रोलिंग द मैनेजर इंश्योर्स दैट द रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड एंड यूज्ड इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. इसको लिखने की बजाय ऊपर वाला ही लिखना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है. साथ में एक एग्जाम्पल दे देना, जैसे मैंने तुमने को अभी एग्जाम्पल दिया है परसेंटेज वाला, वैसा कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दीज थिंग्स, ओके. सो सेकेंड में ये बोलते हैं जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. अब अच्छा एक चीज़ मैं ना बीच बीच में भूल जाती हूँ कि ये टेस्ट पेपर्स हैं जो आपको पहले मिल चुके थे, आपने पहले ही अटेम्प्ट कर लिए हैं. अब आपको ये एनालाइज करना है कि क्या आपने एग्जाम्पल लिखा था इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में. मैंने यहाँ पे मार्क्स नहीं दिए थे किसी भी क्वेश्चन को, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन थे जहाँ पे आपको अपने मन के अकॉर्डिंग लिखना था. तो अगर आपने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखा है तो आपको एग्जाम्पल लिखना चाहिए था. यहाँ पे अपने मार्क्स काटो तुम, ठीक है, अगर तुम दे रहे हो अपने आप को मार्क्स. प्लस मैं एक्सपेक्ट करती हूँ जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, फॉर से ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा, डेटेड नंबर का भी बाइफिकेशन होगा, तब भी एग्जाम्पल मैंडेटरी है, ठीक है. थोड़ा सा देखना इन सब चीज़ों को कि एग्जाम्पल कहाँ कहाँ लिखे जा सकते हैं, और अपनी लैंग्वेज भी चेक करना. और मैंने तुम्हें ऑप्शन तो दिया ही हुआ है कि टेलीग्राम के ग्रुप पे तो मुझे एक बार कभी भी अपनी राइटिंग का कुछ भी एग्जाम्पल भेज सकते हो. आई विल चेक इट फॉर यू पीपल. Okay, second is judging accuracy of standard. It says a sound controlling system helps the management to verify whether the standards set are accurate and objective. It keeps a careful check on the changes which are taking place in the organization. Okay, बोलते हैं कि आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, ठीक है, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है, तो आपको ये भी तो पता चलता जाएगा ना तुमने कितने सही स्टैंडर्ड सेट किए थे. फर्स्ट से मैंने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किया, नहीं मैं अपना एग्जाम्पल नहीं लूँगी यहाँ पे. लेट्स टेक सम डल स्टूडेंट्स एग्जाम्पल. सो देयर वाज दिस पर्सन, फर्स्ट से क्या नाम ले हम, ओके संदीप. फर्स्ट से संदीप एक लड़का है क्लास में, ठीक है, बहुत डल है. उसने अपने लिए टारगेट रखा 95% का, ठीक है, उसने भी 95% का टारगेट रखा, लेकिन वो हार्डली पास हो पाता है. तो स्टैंडर्ड उसने सेट किया 95% का, और वो क्या हो पा रहा है, मुश्किल से पास हो पा रहा है. तो उसका स्टैंडर्ड कितना ही गलत सेट किया उसने. उसका हाफ ईयरली निकला, उसका प्री बोर्ड्स निकला, उसका बोर्ड्स आने पे मतलब सेकंड प्री बोर्ड्स हो गया, सब में ये 40%, 45%, 40%, 48%, 45% इस पे अटका पड़ा है. तो ऐसे में 95 का सपना देखना, देखो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन स्टैंडर्ड सेट करना 95 का, दैट्स नॉट राइट. तो आपको पता चल जाएगा कि तुमने स्टैंडर्ड कितना सही सेट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर एक्चुअल परफॉर्मेंस इन द कंपैरिजन. अगर वो आसपास का है तो मतलब तुम्हारा स्टैंडर्ड अच्छे से सेट किया हुआ था. लेकिन अगर मुझसे बहुत डेविएशन है, मतलब 95 का सपना है और 40% आ रहे हैं, तो ये तो बहुत हाई बाइफिकेशन, मतलब वो हो गया, डिफरेंस हो गया, गैप हो गया. तो ये तो तुमने सपना ही गलत, मतलब वो
स्टैंडर्ड ही गलत सेट कर लिया। तो स्टैंडर्ड्स की भी एक्यूरेसी मेजर हो जाती है कंट्रोलिंग में, क्योंकि आप एक्चुअल से उसे कंपेयर करते हो। जितना वास्ट डेविएशन हो मतलब उतना तुम अपने स्टैंडर्ड्स गलत सेट कर रहे हो, और जितना कम डेविएशन हो उतना ही तुम सही स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। अच्छा, मैंने स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं दिया ना। तो ये था आपका 16th क्वेश्चन। अगर मान लीजिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो तब भी आई एम सेइंग इतना जितना कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वो कम पड़ेगा, आपको 3 नंबर के लिए भी ज़्यादा लिखना पड़ेगा। 3 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा तो 1.5 नंबर का बाइफिकेशन होगा, जिसमें एटलीस्ट आपको इतना तो 1.5 नंबर के लिए लिखना चाहिए था एक क्वेश्चन, मतलब पूरा ये पेज स्लाइड। सो ये कम पड़ेगा कंटेंट 3 नंबर के अकॉर्डिंग, तो आपको बहुत ज़्यादा लिखना होगा। और ये अगर 6 नंबर का आ जाता है तो और ज़्यादा लिखना होगा, तो एग्जाम्पल को भी और ज़्यादा लंबे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्लेन हाउ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। अगेन सेम नेचर का क्वेश्चन है जैसे 16 किया था। यहाँ पे भी ये आपसे पूछ रहे हैं कि कंट्रोलिंग किस तरह से मदद करता है एफिशिएंट यूज करवाने में रिसोर्सेज का, और एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन इम्प्रूव करवाने में। तो मतलब 2 तरीके से, मतलब 2 अलग अलग क्वेश्चन है जिनका आपको इंडिविजुअली आंसर करना है। Let's see the answer. Making efficient use of resources में they say by exercising control, a manager seeks to reduce wastage and spoilage of resources. Each activity is performed in accordance with the predetermined standards and norms. This ensures that the resources are used in the most effective and efficient manner. देखिए, एक चीज़ और होती है, एक मैनेजर जब कंट्रोलिंग प्रोसेस कर रहा होता है, कंट्रोलिंग वाला फंक्शन कर रहा होता है, तो वो सुपरविजन करता है, वो मॉनिटरिंग करता है, वो लोगों को देखता है कि तुम काम कैसे कर रहे हो। अब जब कोई आपके सर पे खड़ा हुआ है आपको देखने के लिए और सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए आप अच्छे से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ऐसे सिनेरियो में आप भी थोड़ा केयरफुल रहोगे। आप भी जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ वेस्टेज हो सकती है, थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करोगे कि आपके हाथ से वेस्टेज ना हो, राइट। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पे वेस्टेज और कम क्यों होती है और एफिशिएंसी लेवल ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि कोई ना कोई सुपरविजन के लिए बैठा हुआ है, वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। जैसे ही आप कुछ गलत काम करते हो वो आपको समझाता है कि भैया तुम गलत काम कर रहे हो, ऐसे मत करो, ये सही नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए, और रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके हाथ से होने वाली वेस्टेज थोड़ी सी कम हो जाती है। सो एफिशिएंट यूज़ हो जाता है उस तरीके से रिसोर्सेज का। एंड एट द सेम टाइम ये वाला रीज़न भी लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं मैनेजर देखता है और वो इंश्योर करता है कि सारी चीज़ें जो भी प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ही हों और उसके अकॉर्डिंग होंगी, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा वेस्टेज की कमी हो सकती है, वेस्टेज ना हो ऐसा हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। अ गुड कंट्रोल सिस्टम इंश्योर्स दैट एम्प्लॉयज नोज वेल इन एडवांस व्हाट they are expected to do and what are the standards of performance on the basis of which they will be appraised. Thus it motivates them and helps them to give better performance. देखिए, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन में ये बोलते हैं कि देखो जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो बेसिकली हमेशा मोटिवेटेड इसलिए रहते हैं क्योंकि मैनेजर हमेशा इंश्योर करता है कि भैया उनको पहले से पता हो कि करना क्या है। जब एक इंसान को बहुत पहले से पता है कि क्या करना है, तुमसे क्या एक्सपेक्टेड है, तुम्हें क्या देना है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो अपनी तरफ से चीज़ें प्लान करके रखेगा, वो अपनी तरह से चीज़ें मतलब अपनी तरफ से चीज़ों पे कंट्रोल रखेगा, बिल्कुल ऐसा रहेगा। और इसी वजह से उनका मोरल भी हमेशा हाई रहेगा, उनका मोटिवेशन लेवल भी बहुत हाई रहेगा, क्योंकि they are also doing planning on their part। मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपनी खुद की तो प्लानिंग करता ही करता है, लेकिन अगर मुझे पता हो कि मुझे नेक्स्ट फ्यू डेज में क्या करना है और मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं अपने लेवल पे भी प्लानिंग करके रखूंगी। जब मैं अपने लेवल पे प्लानिंग करके रखूंगी, मुझे पता है इस दिन मुझे ये डिलीवर करना है तो करना ही है, तो मैं अपनी स्पिरिट को बहुत ही मोटिवेटेड हाई रखूंगी कि भैया जो मुझसे एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट मैं वो दे पा रही हूँ और देना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इससे मोटिवेशन लेवल भी हमेशा हाई रहता है, और जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है तो रिवॉर्ड वगैरह भी मिलते हैं, और अच्छा काम किया है कि नहीं किया वो भी चेक करते हैं हम कंट्रोलिंग प्रोसेस से ही, तो इसके कारण भी थोड़ा सा उनका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है। Now it's the turn of 18th question. It says, explain any 4 points that highlight the importance of controlling or briefly explain the importance of controlling. आपको कोई भी 4 पॉइंट्स बताने हैं जो कि कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करते हो, या फिर आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। चलिए फट से देखते हैं इसका आंसर। चलिए, इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंस में दिस से अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अच्छा, यहाँ पे ना हाईलाइट नहीं किया हुआ, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू पीपल।
थोड़ा सा अंडरलाइन या हाईलाइट जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हैं. इट सेज द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स एंड करेक्ट्स डेविएशन. दिस हेल्प्स इन ensuring that organization is moving on the right track to achieve the organizational goals. In other words, by controlling, the manager ensures that resources are obtained and used economically and efficiently for the achievement of organizational objectives. ये बोलते हैं कि भैया देखो, हम कंट्रोलिंग में करते क्या है, हम कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं, हम दोनों को कंपेयर करते हैं और ये पता लगाते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के कितने पास हैं और कितने दूर हैं और उसे अचीव करने के लिए हमें और एक्स्ट्रा कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी. तो पहला इंपॉर्टेंस तो कंट्रोलिंग का यही हो जाता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की टूवर्ड्स लेके जाती है इन एनी वे राउंड. मतलब हो सकता है बीच में वो हमें करेक्ट भी करे, हो सकता है बीच में वो हमें बोले कि आपको यहाँ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करना वो कंप्लीट हो जाता है कंट्रोलिंग की मदद से. सेकेंड, इट सेज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी चेक करते हैं. देखिए जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी एग्जांपल दिया था कि अगर कोई इंसान सपना देखता है 95 रीच करने का और वो मुश्किल से 40 टच कर पाता है, तो भैया तुमने सपना मतलब तुमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है या तुमने जो स्टैंडर्ड सेट किया वो बहुत ही इनकरेक्ट सेट किया है. अगर तुम बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम्हें अपने लिए टारगेट सेट करना चाहिए था 50%, वो शायद वैलिड होता. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 40 लाने वाला कभी 95 नहीं ला सकता, इंडीड ला सकता है, अगर आप मेहनत करें तो बिल्कुल ला सकते हैं. लेकिन आप अपने टारगेट्स ना थोड़े से रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे बेस रखते हैं. लाइक मुझे पता है मेरी इतनी क्षमता है, मैं नॉर्मली इतना अचीव कर सकती हूँ, तो मैं अपने टारगेट भी उसी के अकॉर्डिंग करूंगी. हाँ, थोड़ा बहुत लोग बाग ऊपर लेके चलते हैं अपने टारगेट्स को. जैसे मुझे पता है कि मैं एक दिन में 100 पेजेस पढ़ सकती हूँ, तो मैं थोड़ा सा टारगेट ज़्यादा सेट करके 115 पेज सेट करूंगी, लेकिन मैं 100 का 1000 तो नहीं कर दूंगी ना. तो इतना तो आपको देखना पड़ेगा और आप एक्चुअल परफॉर्मेंस जैसे ही कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड से, आपको समझ में आ जाता है कि स्टैंडर्ड्स में कितना आपने सही जजमेंट रखा था स्टैंडर्ड सेट करते वक्त या कितना गलत रखा था. तो इट सेज अ साउंड कंट्रोलिंग सिस्टम हेल्प्स द मैनेजमेंट टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव्स. इट कीप्स अ केयरफुल चेक ऑन द चेंजेस which are taking place in organization and help in revising standards as and when required. जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये स्टैंडर्ड्स को थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है तब. ठीक है, चलिए थर्ड है हमारा मेकिंग एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, a manager seeks to reduce wastage and spoilage of resources. Each activity is performed in accordance with the predetermined standards and norms. This ensures that the resources are used in the most effective and efficient manner. देखिए हर एक इंसान जब सुपरविजन के अंडर होता है, हर एक इंसान जब मॉनिटरिंग के अंदर होता है, जैसे हमारे रूम में भी हमारे कैबिन में भी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी लगा हुआ है, तो हमें कुछ भी उल्टी हरकत करनी होती है तो हम कोंटे में जाके करते हैं. मतलब हम कोशिश करते हैं यहाँ पे नहीं कर सके क्योंकि हमें पता है भैया ऊपर वाला सब देख रहा है. तो जब ऊपर वाला सब देख रहा होता है ना, आप कोशिश करते हैं अपने हैंड से आप कुछ भी ऐसा गलत ना करें, आप अपने हैंड से रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो वो है ऑब्लिगेशन बनता है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन कि भैया आपको वेस्टेज क्रिएट नहीं करनी है, आपको कोशिश करना है कम से कम रिसोर्सेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करके रखो, तभी तो आपका नाम होगा ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी इज्जत होगी, आपकी गुडविल बढ़ेगी. तो हर एक इंसान क्योंकि वो सुपरविजन के अंडर होता है तो इंश्योर करता है कि वो अपने हैंड से वेस्टेज कम करे, केयरफुली थोड़ा काम करें, क्योंकि जहाँ पे भी केयरलेसनेस आती है वहीं पे वेस्टेज होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आती है. तो वही चीज़ इंश्योर करना कि कम हो, वो चीज़ है. फोर्थ पॉइंट है और फोर्थ और लास्ट पॉइंट वी कैन से इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज मोरल. The implementation of controlling makes all the employees to work with complete dedication because they are aware that the performance will be evaluated. भैया सबको पता है कंट्रोलिंग के चलते हुए हर किसी की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी. जब आपको पता होता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मुझे पहले नहीं पता था कि मैग्नेट ब्रेन्स में टीचर्स की परफॉर्मेंस भी ट्रैक होती है. ठीक है, तो तब तक हम चिल्ड आउट वे में बिहेव करते थे, जैसे मन होता था वैसे आते थे, जैसे मन होता था वैसे शूट करते थे. बट देन वंस आई गॉट टू नो कि यहाँ तो ये वैल्यूएशन चल रहा है, लाइक डायग्राम्स बन रहे हैं, ग्राफ्स बन रहे हैं, कौन सा टीचर का परफॉर्मेंस हाई है, कौन सा कम है. तो जब ये पता चला कि भैया इवैल्यूएशन हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जा रहा है, कोई देखने वाला बैठा हुआ है आपके परफॉर्मेंस को, उस टाइम लगा नहीं यार थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा. फिर थोड़ा और डेडिकेशन आपके अंदर आ गया कि यार मुझे वो ग्राफ्स में अपना नाम सबसे ऊपर चाहिए. ये एक एग्जाम्पल है जो कि स्कूल स्टूडेंट्स के साथ भी होता है. जब हमें पता होता है कि टीचर्स हमारी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं क्लासरूम में कौन कितना एक्टिव रहता है, तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं. अगर आपको चाहिए होता है टीचर की नज़रों में आप थोड़ा सा अच्छी इमेज बना के रखें. तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि हर एक एम्प्लॉय को जब पता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है और उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में वो अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा
अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतना अच्छा फीडबैक आपको सामने से मिलेगा, उतना अच्छा रेम्यूनरेशन आपको सामने से मिलेगा, विच इज़ अगेन लाइक काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब गुड थिंग फॉर एनी एम्प्लॉय। तो इससे उनका मोटिवेशन भी काफ़ी हाई रहता है। वैसे इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं थे, सारे के सारे पॉइंट्स हमने पिछले उसमें डिस्कस किए हुए थे। अब ऐसे नेचर का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो, मतलब ऐसे नेचर का क्वेश्चन का मतलब है मेरा, अगर पेपर में तुम्हारे फाइनल पेपर में तुम्हारे 2 क्वेश्चन सेम चैप्टर से आ जाते हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर के आ जाते हैं कि इसमें भी सेम चीज़ें लिखनी है, इसमें भी सेम चीज़ें लिखनी है, तो उस टाइम पे उसे अटेम्प्ट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना कि सेम कंटेंट मत चिपका के आना। ये मत करना कि 14th में जो कंटेंट चिपकाया है वही 15th में चिपका दो जस्ट बिकॉज द क्वेश्चंस वर सिमिलर। नहीं, चाहे कॉन्सेप्ट सेम पूछिए उन्होंने, लेकिन आप एग्जाम्पल अलग देंगे, आप एक्सप्लेनेशन इन अ डिफरेंट वे देंगे, आप थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर कर देंगे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करेंगे, चिपकाने वाला काम बिल्कुल नहीं चलता। कोई भी बंदा पढ़ के इरिटेट हो जाएगा। आप खुद सोचो, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम आंसर लिखा हो, यहाँ पे भी सेम आंसर लिखा हो, मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल दे रही हूँ। तुम लोग क्या करोगे, तुम स्किप करके देखोगे वीडियो को, 10 सेकंड निकलने दो, इस क्वेश्चन को निकलने दो, सेम ही तो बोल रहे हैं मैडम, बार बार सेम ही तो चीज़ बोल रहे हैं, एक बार दिमाग में बैठ गए फिर क्यों सुनना है हमें। यही होता है ना, एग्जामिनर का माइंडसेट भी ऐसे ही होता है कि भैया सेम मैंने पढ़ लिया, तुझे मार्क्स भी दे दिए उस बात के, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम आंसर लिखेगा, इसमें क्या मार्क्स बनते हैं, इसमें नहीं बनते ना, तो तुम्हारे मार्क्स काटेगा वहाँ पे। इसलिए अगर सेम नेचर के क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें आंसर डिफरेंट वे में लिखेंगे आप अपना, ठीक है। एग्जाम्पल डिफरेंट बना लो या जो मर्जी डिफरेंट बना लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हो रही हूँ। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 ये बोलता है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड व्हेयरएज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, यू हैव टू कमेंट ऑन दिस। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी आया था। ये क्वेश्चन जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी तब भी मैंने आईएमपी मार्क कराया था कि भैया ये क्वेश्चन मेरे 12th क्लास में भी आया था। उसके बाद मैंने जितने पेपर्स देखे हैं मैक्सिमम पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके में भी डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो ये लिखवा के ले लो तुम मुझसे कि ये क्वेश्चन तो तुम्हारे बोर्ड में आने ही वाला है। ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड लुकिंग बैक, क्या ये स्टेटमेंट सही है। कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड लुकिंग एट बैक, क्या ये स्टेटमेंट सही है, या फिर ये वाली स्टेटमेंट, किसी भी वे में आ सकता है। आंसर हर जगह सेम ही होगा। आपको कमेंट करना है इस चीज़ पे। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ही आपको पढ़ना चाहिए था। ये तो मेरी पुरानी वीडियोज़ अगर आपने देखी है तो, नहीं पढ़ा तो अब क्योंकि टेस्ट में ये क्वेश्चन आ गया तो इसको थोड़ा सा सीरियसली ले लेना। मेरी बहुत गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग है इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है। देखिए ये बताते हैं कि प्लानिंग की आपने, ओके। प्लानिंग में बेसिकली आप क्या सोचते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मैं क्या करने वाला हूं या क्या करने वाली हूं। तो यस, ये जो स्टेटमेंट है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, बिल्कुल करेक्ट है, सही है, हम मानते हैं। अब बात करें कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि आपने जो चीज़ें पिछले उसमें की हैं क्या वो सही तरीके से की हैं कि नहीं की हैं। प्लानिंग में आप फ्यूचर के लिए बात करते हो, कि भैया फ्यूचर में ये चीज़ें जो होंगी वो किस तरीके से होंगी। कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो कि भैया आपने पुरानी जो चीज़ें की हैं क्या वो सही तरीके से की हैं कि नहीं की हैं, एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हो। तो यस, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड और कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। बट क्या बस इतना ही है? नहीं। प्लानिंग जब आप करते हैं, जब आप ये डिसाइड करें कि मैं आगे आने वाले दिनों में क्या करने वाला हूं या क्या करने वाली हूं, ये आप किस बेसिस पे करते हैं? ये आप करते हैं पुरानी वाली कंट्रोलिंग के बेसिस पे। आपने पुराने वाली कंट्रोलिंग में देखा आपका क्या परफॉर्मेंस था, कैसे था, तो आप आगे के लिए उसी तरीके से प्लानिंग करते हैं। फॉर से 7th में अगर मुझे 80% मिले हैं अपने स्कूल एग्जाम्स में, तो मैं 8th में क्या सोचूंगी कि मुझे 85 to 90 का टारगेट लेके चलना है, राइट। अगर मुझे 7th में 80% मिले हैं तो मैं आगे चल के क्या करूंगी, 80 to 85 का टारगेट लूंगी, 85 से 90 का टारगेट लूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी पास्ट परफॉर्मेंस ऐसी रही है। यूँ तो नहीं है मैं 40 का टारगेट लेके बैठ जाऊंगी, जबकि मैंने पिछले साल 80 लाए थे, इस बार मैं 40 का टारगेट ले रही हूँ।
मतलब क्या क्या सही तरीका है ये? नहीं है। तो आपने अपनी फ्यूचर की प्लानिंग किस बेसिस पे की? अपने पास्ट के रिकॉर्ड के बेसिस पे, पास्ट के रिपोर्ट के बेसिस पे, आपने जो भी गेन किया था, जो भी आपने अचीव किया, उसके बेसिस पे यू आर डिसाइडिंग आपको आगे फ्यूचर में क्या चाहिए। फर्स्ट से मैं बोलती हूँ कि मेरी पुरानी जॉब मुझे 30,000 देती थी, अब मैं नेक्स्ट जॉब क्या चाहूँगी कि 20,000 रुपये दे। मैं डाइजेस्ट कर पाऊंगी इस चीज़ को? नहीं, मैं चाहूंगी 30,000 से ऊपर की दे। अगर पुरानी जॉब मेरी 1 लाख की थी, मैं चाहूंगी नेक्स्ट जॉब मेरी 1,01,500 की, मतलब 1,50,000 की हो। यही होता है ना। तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे यू आर डिसाइडिंग व्हाट यू हैव टू डू इन फ्यूचर। तो यहाँ पे तो काइंड ऑफ आपने पीछे भी देखा, तो लुकिंग अहेड तो था, लेकिन लुकिंग बैक भी था। और यहाँ अगर आप देखो तो आपने ये कंट्रोलिंग की, जिसमें आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस जो कि आपकी पास्ट में हो चुकी है उसको वो किया, कंपेयर किया स्टैंडर्ड के साथ। लेकिन इसके बाद भी तो आपने नेक्स्ट प्लानिंग में जो भी रिपोर्ट ये बनाई थी उसको इस्तेमाल किया, जो चीज़ मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाई कि इस बार की कंट्रोलिंग का रिपोर्ट अगली बार की प्लानिंग में इस्तेमाल होगा। तो ये भी तो लुकिंग अहेड हो गया ना। सो इन शॉर्ट बोला जाए तो ये स्टेटमेंट जो ऊपर दी हुई है ये करेक्ट है, लेकिन ये पार्शियल स्टेटमेंट है। इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट बनेगी कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं। प्लानिंग इस तरीके से आगे देखती है कि वो आगे का प्लान करती है, लेकिन पीछे इस तरीके से देखती है कि पिछले वाले कंट्रोलिंग के बेसिस पे वो इस बार की प्लानिंग करते हैं। और सेम गोज विद दिस कि कंट्रोलिंग पिछले वाली चीज़ों को एक्चुअल चीज़ें जो हुई हैं उनको कंपेयर करती है स्टैंडर्ड के साथ, और साथ में जो भी रिपोर्ट निकलती है वो नेक्स्ट टाइम की प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करती है। तो ये लुकिंग बैक और लुकिंग अहेड दोनों ही आ जाती हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, लेकिन ये अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान कुछ इस तरह से होगा। तो आपको कुछ आंसर ऐसे ही लिखना चाहिए था, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली ट्रू। ये स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है। Planning is a mental exercise that helps in deciding what is to be done and how it is to be done. In other words, planning determines the goals to be reached and the path of action to be taken. Thus, it is said that planning is looking ahead as it involves predicting the future course of action. Controlling, on the other hand, involves an assessment of the past performance and evaluating them against the set standard. In this sense, this control is said to be backward-looking function. तो ये दोनों इन्होंने वही एक्सप्लेन कर दिया जो ऊपर वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है। फिर ये बोलते हैं however both these statements are only partially true, though planning is a future oriented concept, it is still based on the past experience एंड दो कंट्रोलिंग में सिर्फ वो होता है, लेकिन उसके बाद भी वो आगे की प्लानिंग के लिए काम आती है। तो जो स्टेटमेंट इन्होंने ऊपर दी हुई थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने 2 वर्ड्स बोल दिए जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही ब्रीफ लाइन में बोला है कि भैया प्लानिंग में हम पुराने वाले कंट्रोलिंग के रिपोर्ट्स भी देखते हैं। ठीक है, आप चाहो तो उसको पूरा एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, मेरा तो कहना रहेगा कर ही देना, जब आता है तुम्हें तो फिर क्यों नहीं लिख के आओगे। बट ये वाली फिलॉसफी तब मत लगाना जब 4 पॉइंट्स पूछे हो और तुम्हें 6 पॉइंट्स पता हो तो 6 हो गए 6 हो लिख के आ रहे हो, वहाँ पे नहीं। जब ये ऐसे क्वेश्चन आए तो आप पूरा ज्ञान लिख के आ सकते हैं। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। ये बोलता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बजटरी कंट्रोल एज अ टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। मैनेजरियल कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स को अपनाते हैं, जिसमें से एक टेक्निक है बजटरी कंट्रोल। नाम से ही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि इसमें शायद बजट्स बनते होंगे। तो वैसे ही एक क्वेश्चन आया था MCQ से रिलेटेड, बजटरी कंट्रोल में क्या बनता है, तो हमने मार्क किया था बजट्स बनते हैं। नाउ व्हाट इज बजट? आपके घर में शादी है, शादी के लिए आपका कोई बजट होगा ना, आपने कुछ सोचा होगा कि इस शादी में मैं इतना एक्सपेंडिचर करना चाहता हूँ। आप दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आपने कुछ बजट सेट किया होगा ना कि अभी मेरे पास इतने पैसे हैं तो इसी के विद इन हो जाना चाहिए। आपने फर्स्ट से आपको शादी और घूमने के अलावा क्या कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी देनी है, मैं तो नहीं दूंगी लेकिन बर्थडे पार्टी देनी है, अगर मान लो आपने ऐसा डिसाइड किया तो उसका भी बजट होता है। तो हर एक चीज़ का बजट होता है। बजट मतलब क्या, जो भी आपने प्लानिंग की है उसको थोड़ा सा क्वांटिटेटिव टर्म्स में लेके आ जाओ, मॉनेटरी टर्म्स में लेके आ जाओ, दैट इज व्हाट वी कॉल बजट। बजट से किस तरह से हम कंट्रोलिंग करते हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, लेकिन पहले तो बजट क्या होता है उसी के बारे में लिखा जाएगा। सो दे से बजटरी कंट्रोल इज अ टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग दैट इन्वॉल्व्स
प्रिपेयरिंग प्लान्स इन द फॉर्म ऑफ बजट्स। यहाँ पे आप प्लान्स बनाते हैं किस फॉर्मेट में, बजट्स के फॉर्मेट में। A budget refers to a financial or a quantitative statement that defines the targets to be achieved and the policies to be followed in a specific period। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका पैटर्न जिस तरह से इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा है कि भैया बजटरी कंट्रोल एक टेक्निक है कंट्रोलिंग का जिसमें हम प्लान्स बनाते हैं बजट के फॉर्मेट में। फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि बजट होता क्या है। बजट वो होता है जो फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बनती है, मतलब प्लान जब हम क्वांटिटेटिव या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में लेके आते हैं तो उसे हम बजट्स बोलते हैं। देन दे से द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज देन कंपेयर्ड विद द बजटरी स्टैंडर्ड। एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप कंपेयर करते हो बजटरी स्टैंडर्ड से। बजट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट डिविजन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट। ये बोलते हैं बजट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग बनते हैं। देखिए एक तो बन सकता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बजट, उसके बाद बन सकता है हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट। जैसे मैं बोलती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स का अगर बजट बन रहा है तो एक तो बनेगा मैग्नेट ब्रेन्स का टोटल बजट, ठीक है, कि इतना एक्सपेंडिचर हमें ओवरऑल करना है। उसके बाद टीचर्स का अलग, एसईओ टीम का अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग, कैमरामैन्स का अलग, नॉर्मल पार्टीज़ वार्टीज़ का अलग निकाल के रखना है। कुछ इमरजेंसी हो जाती है, अनफॉर्सीन इवेंट हो जाती है तो उसका अलग निकाल के रखना है। तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बनते हैं एंड एट द सेम टाइम कभी कभी हम प्रोडक्ट्स के बेसिस पे भी डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। तो जैसा भी बाइफिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में है उसी के अकॉर्डिंग बजट्स बन जाएंगे। फ्यूचर एस्टिमेट शुड बी मेड केयरफुली। बजटिंग ऑल्सो एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉयज बाय सेटिंग द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच विल परफॉर्म। ये बोलते हैं कि भैया जब आप बजट्स बना रहे होते हैं ना तब आपको बहुत केयरफुली एक्ट करना होता है, क्योंकि मान लो किसी चीज़ पे 1000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर होने वाला होगा, आपने बजट बनाते हुए उसे 2000 अलॉट कर दिए। अब वो इंसान तो चलो जाएगा बिल्कुल कि यार 1000 का एक्सपेंडिचर होने वाला था, इनने दे दिया 2000 रुपये तो चलो उड़ा देते हैं इसको। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अगर सिर्फ 100 रुपये की नीड है एंड आई एम आस्किंग माय मॉम कि मम्मी 100 रुपये दे दो, मुझे दोस्तों के साथ थोड़ा सा घूमने फिरने जाना है। वहाँ पे मेरे बगल में फिर से कोई रिश्तेदार बैठे थे, उन्होंने बोला 100 रुपये क्या, तू 500 का नोट रख। अब मेरी मम्मी देती तो वो 100 रुपये देती, लेकिन उन्होंने मुझे 500 रुपये दे दिए तो मैं वो 500 रुपये क्या उड़ा के ही आऊँगी ना कि चलो आज तो कॉफ़ी भी पीते हैं, आज तो बर्गर भी खाते हैं, आज तो चलो पानी पूरी भी खा के आते हैं। 100 रुपये में मैं अपनी वो थोड़ी सी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा लिमिटेड वे में रखती कि नहीं यार चल पानी पूरी खा लेते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी रहने देते हैं, थोड़ी महंगी पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो अपने पास 500 रुपये का नोट है, जो खाना है जो पीना है पियो भैया। वैसे 500 में आजकल ज़्यादा कुछ आता नहीं है। ये मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ जब आई वॉज इन स्कूल। 500 में बहुत कुछ आ जाता था। हमारी पॉकेट मनी 100-200 रुपये हुआ करती थी, मेरी स्पेशली। एनीवेज तो बजट फ्यूचर एस्टिमेट्स को बहुत ही आराम से आपको केयरफुली डिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ओवर एलोकेशन कर दिया पैसों का तो ऐसे में हो सकता है कि आपके फंड्स वेस्ट हो जाएं, आपके रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज ना हो, ओवर यूटिलाइजेशन हो जाए। Thus it encourages them to achieve the set objectives। ये बोलते हैं काइंड ऑफ बजट्स ना मोटिवेशन का भी काम करता है। अब मुझे पता है कि भैया मुझे 100 रुपये में ही एडजस्ट करना है अगले पूरे वीक में, तो मैं अपने काम बिल्कुल वैसे ही करूँगी, मैं हमेशा मोटिवेटेड। मैं एक चीज़ तुम्हें बताऊँ लाइफ में क्या होता है। लाइफ में ना आप एक्टिव तभी रहते हो जब आपके पास किसी चीज़ की कमी होती है। अगर आपके पास हर एक चीज़ भर के हो जाए ना, आप इंटरेस्ट ही छोड़ देते हो लाइफ का, आपकी लाइफ थोड़ी चिल्ड आउट हो जाती है, आप बहुत रिलैक्स करते हो। जैसे तुमने देखा होगा बहुत ज़्यादा अमीर जो लोग होते हैं उनके बच्चे यूजुअली पूरा पूरा दिन कुछ नहीं करते हैं, उनको कोई ऐसा नहीं है कि कुछ गोल सेट किया हुआ है लाइफ में, चिल करेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी पे जा रहे हैं, हर रोज़ पार्टी कर रहे हैं, सुबह से शाम तक क्लब में पड़े रहते हैं। ये सब क्या है? उनके पास रिसोर्सेज ओवर में है, इसलिए वो किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो उतने मोटिवेटेड ही नहीं है। उनको यूँ है कि यार हम बैठे बैठे भी खाएंगे तब भी हमारे बाल बच्चे आराम से पल जाएंगे। लेकिन जिन इंसानों को भूख होते हैं ना, जैसे आजकल अगर आप देखें तो ये जितने भी रियलिटी शोज़ आते हैं, दो हम हमेशा इरिटेट होते हैं इस चीज़ से कि हर कोई आके रोना गाना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप में जाके समझो तो मैक्सिमम लोग ऐसे निकल के आ रहे हैं जिनके घर पे रिसोर्सेज है ही नहीं, जो बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, जो सोसाइटी द्वारा थोड़े से पीड़ित होते हैं, वो लोग आते हैं क्योंकि उनके अंदर भूख है, उनके अंदर हंगर है उस चीज़ की, हमें अचीव करना है, तो वो मोटिवेटेड भी रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए
अगर मुझे कोई बोले कि ये 2000 रुपए का काम है, क्या तुम करना पसंद करोगी? अब मेरे लिए शायद 2000 रुपए उतनी वैल्यू नहीं रखते, तो मैं उतना मोटिवेटेड नहीं होंगी वो काम करने के लिए। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है जो पूरे महीने में 3-4 हज़ार रुपए कमाता है, अगर उसको 2000 रुपए का काम मिल जाए तो वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा ना, उसके अंदर मोटिवेशन आएगी कि मुझे ये काम करना है सो दैट आई विल गेट दिस 2000 रुपीज का नोट, राइट? तो मोटिवेशन भी कभी कभी डिपेंड करती है चीज़ों पे। तो यहाँ पे अगर आपने एम्प्लॉयज़ के लिए टारगेट सेट कर दिया ना, उनको ये टारगेट दे दिया है, तो वो भी अंदर से होंगे कि यार हाँ हमें ये टारगेट अचीव करना है सो दैट हमारी भी वाहवाही हो, हमारी रेपुटेशन बढ़े या फिर हमारी गुडविल बढ़े, या फिर हो सकता है हमें कुछ इंसेंटिव्स मिल जाए। तो वो थोड़े से एक्टिव रहते हैं, थोड़े से मोटिवेटेड रहते हैं। चलिए, इसमें बस इतना ही लिखा हुआ था, क्योंकि इन्होंने लिखा था राइट अ शॉर्ट नोट, मतलब छोटा सा नोट ही लिखना था, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना था, तो इन्होंने छोटा ही लिखा है, स्टिक रहे हैं नोट से, मतलब शॉर्ट नोट से। नाउ लेट्स मूव टू 21st क्वेश्चन। इट सेज एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। प्रोसेस वाले क्वेश्चंस तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ अच्छे से पढ़ने चाहिए, चाहे स्टाफिंग प्रोसेस था, चाहे डायरेक्टिंग प्रोसेस था, चाहे अब कंट्रोलिंग प्रोसेस है। हर एक चैप्टर में मैंने आपको प्रोसेस वाले क्वेश्चन तो दिए ही दिए हैं, और मैंने बोला भी है कि ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपको इसे किस तरीके से लिखना चाहिए था। आई होप आपने वैसे ही लिखा हो। हमेशा मैं बोलती हूँ जब भी प्रोसेस है तो उसे फ्लो चार्ट के रूप में लिखो कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। इस तरीके से अगर आप लिखोगे अपने पूरे उसको, तो ऐसे में किसी भी इंसान को एक ही नज़र में समझ में आ जाएगा कि आपको पूरी प्रोसेस आती है, उसको पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, और हो सकता है वो इसी के बेसिस पे आपको अच्छे मार्क्स दे दे, आगे का पढ़े भी नहीं, चाहे आपने उसमें कुछ गलती वलती करके रखे हो। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे फ्लो चार्ट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फ्लो चार्ट बनाना चाहिए पूरे प्रोसेस का, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है। इट सेज controlling refers to the process of evaluation and assessment of the work done. Under the process of controlling, standards are set for various tasks and activities. Controlling क्या होता है वो हमें पता, हमने पहले जान लिया। अब स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेप है सेटिंग स्टैंडर्ड। इसमें ये लिखते हैं सेटिंग स्टैंडर्ड्स इज द फर्स्ट स्टेज। स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क्स अगेंस्ट व्हिच द रियल और एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड। Standards can be both qualitative and quantitative in nature. It is important to remember that the established criteria should allow for easy comparison. ये बोलते हैं कि देखो आप एक्चुअली कैसा परफॉर्म कर रहे हो वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आपके पास कंपैरिजन के लिए कोई फिगर हो। मैंने 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लाए या नहीं लाए ये कैसे पता चलेगा, जब तक मैंने एक स्टैंडर्ड ही ना सेट किया होगा कि मुझे मिनिमम इतने मार्क्स तो लाने हैं। उसके बाद जो एक्चुअली आए होंगे उनका कंपैरिजन करके मुझे पता लगा मैंने अच्छा किया है या नहीं किया है। टीचर आपके लिए टारगेट सेट करती है कि 2 दिन में तुम्हें इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ये उसने सेट किया हुआ है ना कि भैया तुम्हें 2 दिन में 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब तुम कितने कर पाते हो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा तुम अच्छे से कर रहे हो पढ़ाई या नहीं कर रहे हो। तो स्टैंडर्ड सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यही फर्स्ट स्टेप हो जाता है कंट्रोलिंग का, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम जो भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना वो इधर क्वालिटेटिव टर्म्स में भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी हो सकता है। बस एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि उसी नेचर का, उसी फिगर में आपको स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए जिसमें आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देने वाले हो। फॉर से मैं बोलती हूँ कि मैंने टारगेट सेट किया 1000 kgs, मुझे कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस करती थी 1000 kg मुझे उसका प्रोडक्शन करना है। अब एक्चुअली हुआ कैसे कि मैंने मेजर किया फॉर से ग्राम्स में, मैंने टारगेट सेट किया था केजीज में, अब मैं अपना जो एक्चुअल परफॉर्मेंस दे रही हूँ वो कितने में दे रही हूँ, ग्राम्स में दे रही हूँ। तो मुझे कंपैरिजन में दिक्कत आएगी ना, आपको लगेगा नहीं यार 100,000 की तो बात होती है, हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा मतलब जब फिगर्स बहुत अनइवन सी होती है ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कोशिश किया कीजिए जब भी आप स्टैंडर्ड सेट करें आप उन्हीं फिगर्स में करें, उन्हीं मेजरमेंट टूल्स के अकॉर्डिंग करें जिसमें आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करने वाले हैं, उससे थोड़ा ईजी कंपैरिजन हो जाता है। वो लास्ट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद ये बोलते हैं मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब वो टाइम आ गया है जब आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। This measurement should be exact and reliable such that it facilitates easy comparison with the set standards. Moreover, the measurement of performance can be done at various stages in the activity or completion of the activity.
ये बोलते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा काम ख़त्म होने के बाद ही मेजरमेंट करना है। अब जैसे मानो मैंने प्लान किया था कि मुझे बोर्ड्स में 95% लाने, अब मैं उस राह पे सही तरीके से चल रही हूँ या नहीं चल रही हूँ, ये क्या मैं बोर्ड्स के रिजल्ट के बाद तय करूँगी कि बोर्ड्स का रिजल्ट आ गया, मुझे पता लगा मेरे तो 40% ही आए हैं, तो 40 और 95 में तो बहुत डिफरेंस है, ये मेरे को समझ में आया। अब समझने का क्या फ़ायदा, अब तो तुम्हारा हो गया बोर्ड्स। इसलिए ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम बीच बीच में इवैल्यूएट करते रहते हैं। लाइक हमारे यूनिट टेस्ट हुए, हमारे क्लास के एग्जाम्स हुए, सेशनल्स हुए, हमारे मंथली टेस्ट हुए, देन उसके बाद हाफ ईयरली टेस्ट हुआ, फिर प्री बोर्ड्स हुए, प्री बोर्ड सेकेंड हुए, उसके बाद बोर्ड्स हुए। तो हर लेवल पे मैंने अपनी परफॉर्मेंस देखी, तो हर लेवल पे मैंने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया किसके साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ। तो आपकी मेजरमेंट ज़रूरी नहीं है कि पूरी एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट हो, आप बीच बीच में भी मेजर कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को, ताकि आपको पता लगता रहे कि जो दिशा आपने अपने लिए फाइनल की थी आप उसी पे चल रहे हो ना, इधर उधर तो नहीं हो गए हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट्स बहुत महंगे होते हैं, प्रोजेक्ट्स में बहुत खर्चा आता है, अगर डेविएशन बाद में पता लगे कि बहुत हाई डेविएशन है तो तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं बचेगा। जैसे 12th क्लास के मार्क्स के एग्जांपल दिया कि 95% तुम्हें लाना था, लेकिन ये तुमने बोर्ड्स का रिजल्ट आने के बाद मेजर किया कि मेरे तो इतने आए हैं, उसके बाद तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब तो तुम चले गए कॉलेज में और तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे परसेंटेज अच्छे नहीं है। तो वही है कि ऑप्शन कितना तुम्हारा, मतलब कितना भारी पड़ सकता है तुम्हें डेविएशन, उसके ऊपर बेस्ड होता है कि तुम एक्टिविटी को बीच में ही मेजर करना चाहते हो या लास्ट में करना अफोर्ड कर सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका कंपेयरिंग परफॉर्मेंस। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड सेट। इफ द परफॉर्मेंस मैचेस द स्टैंडर्ड इट मे बी अज्यूम दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। यहाँ पे हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या वाकई में अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, और अच्छी चल रही है तो वेरी गुड, नहीं चल रही है तो उसमें क्या डेविएशन जा रही है और उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं हम, वो भी मेजर किया जाता है। देन है एनालाइजिंग डेविएशन विद द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड्स। द डेविएशन इन परफॉर्मेंस आर identified for analyzing the deviation the following method can be used। ये बोलते हैं कि भैया देखो एक्चुअल को तुमने उसके साथ कंपेयर किया, तुम्हें पता चल गया यहाँ डिफरेंस आ रहा है, तो ये तुम्हारा डिफरेंस है, तो तुम्हें इसे एनालाइज करना है। इसको एनालाइज करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट इन्होंने लिखा है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। मैनेजमेंट शुड ओनली फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज दैट आर क्रिटिकल टू द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स व्हिच कैन कॉज ह्यूज लॉस टू द कंपनी इफ नॉट कंट्रोल। ये बोलते हैं देखो हर नेचर के डेविएशन पे आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, हर नेचर के डेविएशन पे आप अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। मतलब अब तुमने जो सेट किया था ज़रूरी तो नहीं ना 100% वैसा ही हो जाए, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा ना, लेकिन वो थोड़ा बहुत कितना तुम्हें लॉसफुल हो सकता है उस पर डिपेंड करता है तुम एक्शन लोगे कि नहीं लोगे। अगर मुझे किसी चीज़ की वजह से अगर हल्का सा भी चेंज आता है तो नुकसान हो रहा होगा तो मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगर किसी चीज़ में बड़ा भी चेंज आ रहा है उसकी वजह से मुझे ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा तो मैं इसको चेंज करने के बारे में नहीं सोचूंगी। तो हर एक डेविएशन पे कंपनी वाले टाइम वेस्ट नहीं करते, उन्होंने कुछ मतलब की एरियाज़ बनाए हुए हैं, अगर उन की एरियाज़ में हल्का फुल्का चेंज भी होगा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को धक्का लग सकता है, इसलिए उन की एरियाज़ को छोड़ के बाकी वो सारी चीज़ों पे डेविएशन बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इन पे वो स्पेसिफिकली फोकस करते हैं कि इनमें कोई भी डेविएशन हो उसे हम एट द सेम टाइम करेक्ट करने के बारे में सोचें। तो यही है क्रिटिकल पॉइंट एरियाज़ में कि की रिजल्ट एरियाज़ कुछ हैं जिनमें डेविएशन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम कोशिश करते हैं उसमें डेविएशन ना हो, बाकी सारी डेविएशन हम फिर भी कंट्रोल में रख लेते हैं या बर्दाश्त कर लेते हैं। सेकेंड इसमें है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें ये बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज ऑफन कॉल्ड कंट्रोल बाय एक्सेप्शन विच इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल बेस्ड ऑन द belief that any attempt to control everything results in controlling nothing. In short, everything cannot be controlled at the same time. Deviation should be identified and their causes must be recognized. Some causes for the deviation can be infeasible standards, deficiencies in the process and the dynamic business environment. ये बोलते हैं जब हम सब कुछ समेटने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं लग पाता, जब हम हर तरफ हाथ पैर मारते हैं तो अल्टीमेटली हमारे हाथ खाली रह जाते हैं, इससे बढ़िया है स्टिक्ड रहो। तो सेम चीज़ ये बोल रहे हैं कि अगर हम हर एक चीज़ को कंट्रोल करने के बारे में सोचेंगे तो हमारे हाथ से हर एक चीज़ निकल जाएगी और कुछ भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो
ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग विल रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फिर है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा प्रोसेस में वो होगा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अगर हमें लगता है ये डेविएशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है तो हम थोड़ा करेक्टिव एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। अगर लगता है कि ये डेविएशन चल जाएगा, लाइक 95 हमने सोचा था, 94 पॉइंट समथिंग हमारे बन रहे हैं प्री बोर्ड्स में, तो हमें लगेगा कि ठीक है अब प्रेपरेशन अप टू मार्क चल रही है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 95 सोचा था और 30 आ रहे हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली डेविएशन बहुत हाई है, या तो स्टैंडर्ड्स आपको मतलब दोबारा से ही चूज़ करने की ज़रूरत है या फिर आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रोसेस का। और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे 22nd क्वेश्चन पे, जो बोलता है It says if planning is done carefully and accordingly other functions of management are going in right direction, then there is no need for controlling function of management. Do you agree with this statement? Give any two reason in support of your answer. ये बोल रहे हैं कि अगर आपने प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से करी है और सारे के सारे फंक्शंस मैनेजमेंट के बिल्कुल सही तरीके से सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कंट्रोलिंग का तो कोई काम ही नहीं है। What they are saying is कि कंट्रोलिंग के अलावा बाकी जितने भी फंक्शंस है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, अगर ये सारे के सारे फंक्शन आपने बहुत अच्छे तरीके से किए हैं, प्लानिंग आपने बहुत ढंग से करी है, तो आपको कंट्रोलिंग की आवश्यकता ही नहीं है। क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं, हाँ या नहीं? ठीक है, और उसके बाद अगर करते हैं, जो भी आपका आंसर है उसके सपोर्ट में रीजंस दीजिए। तो पहली बात तो आपको इस स्टेटमेंट से अग्री करना नहीं चाहिए। क्यों? उसके कुछ रीजंस हैं। रीजंस में कुछ नहीं लिखना, सेम स्टोरी है कि आपको कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है, उसके ऊपर थोड़ा सा एम्फेसाइज करना है। बस यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस ना इस वे से बताने हैं कि उसके बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती है। ठीक है, they say planning and controlling both are necessary to achieve the organizational objectives. Planning और controlling दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ें होती हैं जिसके बिना मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाते हैं। कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कुछ रीजंस है। फर्स्ट है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहाँ ये बोलते हैं कंट्रोलिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि भाई देखो, प्लानिंग में आपने प्लान कर लिया, स्टैंडर्ड सेट कर लिए कि भैया ये अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, सब कर लिया। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छे से चला ली, डायरेक्टिंग भी अच्छे से चला ली, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी तो देखने की ज़रूरत है कि आपने कितना अचीव किया है, कहाँ आप खड़े थे, कहाँ आप एक्चुअली आज खड़े हैं, इसमें कितना गैप आया है। सिर्फ ये देखना कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट कितना आगे बढ़ रहे हो, जितना आपने प्लान किया था, क्या आप उतने आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो, वो सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने ये देखा सपना कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं 12th में, प्लानिंग की मैंने बहुत अच्छे तरीके से कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगी, ऑर्गेनाइजिंग भी करी, सब कुछ हुआ, जिसकी हेल्प लगी सबकी हेल्प ली, डायरेक्शन भी अपने आप को देती रही, कोई ना कोई लीडर, कोई ना कोई मोटिवेटर मेरे साथ हमेशा था। बट एट द एंड ऑफ द डे मतलब हुआ, एक बार मैंने पेपर दिए 40% आए, दूसरी बार पेपर दिए 48% आए, अगली बार पेपर दिए 50% आए, तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, लेकिन मैंने जितना सोचा हुआ है अपने बारे में उससे मेरी परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हुई है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। तभी तो मुझे अल्टीमेटली पता चलेगा कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है अच्छे मार्क्स लाने का वो पूरा होने भी वाला है कि नहीं होने वाला है। सो इसलिए कंट्रोलिंग के बिना काम नहीं चलेगा अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो। एक्यूरेसी जज करना, प्लानिंग में कहीं ना कहीं आप अपने ऑब्जेक्टिव जब सेट करते हो तो आपके कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड्स भी सेट हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही मैक्सिमम तरीके से आपके स्टैंडर्ड सेट रहते हैं। जैसे मैंने सोचा मेरा ऑब्जेक्टिव है 95% लाना इन 12th क्लास, तो मेरा यहाँ पे टारगेट भी साथ में सेट हो गया। अब टारगेट मैंने सेट कर लिया, लेकिन मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस तो कंपेयर करी नहीं, मैंने देखा ही नहीं मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस का कितना डेविएशन जाना है दोनों के बीच में। तो ऐसे में मुझे कैसे पता चलेगा कि जो स्टैंडर्ड मैंने अपने लिए सेट किए वो सही भी थे कि नहीं थे। तो वो चीज़ भी जज करने के लिए, एक्यूरेसी लेवल जज करने के लिए अपन ये करते हैं। 2 ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, 2 ही पॉइंट्स दिए हुए हैं, बट मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाले 2 पॉइंट्स कम पड़ेंगे। पहले तो आपको ना इस क्वेश्चन की शुरुआत ऐसी करनी चाहिए थी, मतलब थोड़ा सा मैं इससे अलग हटके बोल रही हूँ कि आपको लिखना चाहिए था वी डू नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज
कंट्रोलिंग चाहे लास्ट फंक्शन हो मैनेजमेंट का, बट स्टिल इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैनेजमेंट के फंक्शंस में। मतलब इसके बिना पूरी मैनेजमेंट के फंक्शन की गाड़ी नहीं चल पाएगी। जितना प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग जो प्राइमरी हमारा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जितना वो इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा कंट्रोलिंग है। तुम एक बार बीच में वैसे भी बोल दो कि ये सारी चीजें स्किप कर दो, लेकिन प्लानिंग और कंट्रोलिंग को स्किप करने के बारे में नहीं सोच सकते। ये तो बेसिक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है मैनेजमेंट के। तो पहला तुम्हारा सेंटेंस ये होना चाहिए था, जिससे पहले ही सामने वाले पे ये इंप्रेशन डल जाता कि ये इंसान समझता है कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस। बाकी ये तो कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट्स थे जिनमें आप कोई भी इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स लिख सकते थे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही लिखने पड़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 23, और ये है स्वीट्स के बारे में। बड़े टाइम बाद खाने के बारे में कोई क्वेश्चन आया है। ये बोलते हैं कोठारी स्वीट्स इज अ renowned name for quality sweets since 2000. Others, the owner of Kothari Sweets, was worried as the sales had declined during the last 5 months. When he inquired from the sales manager reported that there were some complaints about the quality of sweets. Therefore, Adarsh ordered the sample checking of sweets, identify the step taken by Harsh that is related to one of the functions of the management. बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा प्रिसाइज सा क्वेश्चन है, लेकिन है बढ़िया। देखिए, ये बोल रहे हैं कि भैया एक बहुत अच्छी स्वीट्स की शॉप हुआ करती थी जिसमें मजेदार स्वीट्स मिलते थे। एवरीबडी यूज्ड टू एंजॉय ईटिंग स्वीट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शॉप। उसका काफी नाम भी था। होता है हर जगह एक ना एक ऐसी शॉप होती है जिसका बहुत नाम होता है। लाइक हमारे यहाँ पे था एक छप्पन भोग, ठीक है, अभी भी है, लेकिन अब वो छप्पन भोग बचा नहीं। तो वो छप्पन भोग की स्वीट सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी। लेकिन एक दिन वो फूड अथॉरिटी ने उनके यहाँ पे छापा मारा एंड दे गॉट टू नो कि वो तो बहुत सारी गंदे तरीके से वो बना रहे हैं, जिसके कारण उनका लाइसेंस शायद रद्द हो गया था। तो नाउ अडेज दे आर सेलिंग ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम द सेम दैट पर्टिकुलर सेम शॉप, ठीक है। तो ऐसे होता है, इस पर्टिकुलर शॉप के साथ भी कुछ ऐसा ही था। काफ़ी अच्छे इनके स्वीट्स कंसिडर किए जाते थे। 2000 साल, मतलब 2000 साल से नहीं, 2000 ईयर से इनकी शॉप चल रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, पिछले 5 महीने में देखा गया ऑनर के द्वारा कि सेल्स डिक्लाइन हो रही हैं। आदर्श उसके ऑनर थे स्वीट शॉप के, और उन्होंने नोटिस किया कि यार ये तो सेल गिरती जा रही है, क्या रीज़न हो सकता है। उन्होंने बुलाया सेल्स मैनेजर को, क्योंकि सेल्स मैनेजर ही तो ये सारी चीज़ें देखता है। उन्होंने उससे पूछा कि भाई क्या तकलीफ है, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी सेल्स क्यों डिक्लाइन हो रही है। हमारा इतना नाम है, लोग इतना पसंद करते हैं हमारी शॉप को, तो एकदम से सेल्स डिक्लाइन होने का कोई ना कोई तो रीज़न होगा। सेल्स मैनेजर बोला, सर रीज़न तो है, लोग अक्सर कंप्लेंट करके जा रहे हैं कि क्वालिटी बेकार है हमारे स्वीट्स की। मतलब नाउ अडेज हमारे स्वीट्स की क्वालिटी थोड़ी सी बेकार होती जा रही है, जिसके कारण दोबारा ग्राहक आ नहीं रहा है, जिसके कारण सेल्स डिक्लाइन हो रही है। तो आदर्श जी ने बोला कि एक बार एक काम करो, सारे मिठाइयों के सैंपल मेरे पास लेके आओ, मैं चेक करता हूं कि क्या प्रॉब्लम जा रही है। क्योंकि आदर्श जी को पता है पहले वो जो स्वीट्स बेचते थे वो किस तरह की होती थी, वो कैसे टेस्ट करती थी, उनकी क्वालिटी किस तरह की होती थी। और आज वो एग्जैक्टली मतलब अपना जो बन रहा है आज का स्वीट का चीज़, वो ट्राई करके देखना चाहते हैं कि आज में क्या है चीज़, ठीक है। तो ये बोल के शायद मैंने थोड़ी सी हल्की सी तुम्हें हिंट दे दी है, बट एनीवेज मैं आंसर करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। दे आर सेइंग वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता करना है कि मैनेजमेंट के कौन से वाले फंक्शन के बारे में यहाँ पे बात हुई है। माइंड यू, अभी तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा, बिकॉज तुम्हें पता है तुम कौन से टेस्ट पेपर सॉल्व करो, कंट्रोलिंग चैप्टर का टेस्ट पेपर सॉल्व करो, तो तुम्हें पता होगा कि भैया ये कंट्रोलिंग के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तब तुम क्या करने वाले हो वो सोच के रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक का आंसर तो हमें पता चल गया, कंट्रोलिंग। नाउ कंट्रोलिंग के भी अंदर आपको एक चीज बतानी है और वो बताना है स्टेप। कंट्रोलिंग के अंदर, कंट्रोलिंग के प्रोसेस के अंदर वो कौन सा स्टेप है जो यहाँ पे आदर्श जी करने वाले हैं। हिंट मैं पहले ही दे चुकी हूँ, उनको स्टैंडर्ड पता है, वो अभी टेस्ट करके देखने वाले हैं क्या करने वाले हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन द अबव सिचुएशन हर्ष नहीं भाई, आदर्श, नाम ही चेंज कर दिया इन्होंने, तो यहाँ पे भी आदर्श नाम है। आदर्श इज मेजरिंग
एक्चुअल परफॉर्मेंस अंडर द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इन्होंने लिख दिया कंट्रोलिंग फंक्शन है, और कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखना चाह रहे हैं, और इसके बाद वो क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो अभी वो सैंपल के लिए जो उन्होंने मंगवाए हैं वो एक एक करके टेस्ट करके देखेंगे, मतलब वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्टेप है कंट्रोलिंग प्रोसेस का जो आदर्श जी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस स्टडी में। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, बहुत क्यूट सा छोटू सा प्रिसाइज सा केस स्टडी है, लेकिन अगर आपकी चैप्टर पे पकड़ अच्छी नहीं है तो ऐसे छोटे मोटे केस स्टडीज भी आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ आज की डेट में रट्टेबाजी छोड़ दो। बिजनेस स्टडीज इज नो मोर लाइक कॉपी पेस्टिंग वाला सब्जेक्ट। यहाँ पे अब आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि केस स्टडीज तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपका दिमाग चल रहा होगा। ठीक है, चलिए इसी बात पे हम आ जाते हैं हमारे 24th क्वेश्चन पे, विच इज अगेन अ केस स्टडी। इट सेज iPhone India Limited is a manufacturer of advanced category of mobile phones. The company trained its engineers from Japan. It markets its mobile phones domestically as well as internationally. The company had a substantial market share and had a loyal customer following because of the quality of its iPhone. From the last financial year, the company had been unable to achieve its target because of the competition in the market. The company is planning to revamp its controlling system. Identify the concept of management involved in the above paragraph. ये बोल रहे हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम है आईफोन इंडिया लिमिटेड। ये बनाती है फोन, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, एडवांस कैटेगरी के मोबाइल फोन्स बनाती है ये। कंपनी ने अपने सारे इंजीनियर्स को जापान भेजा था स्पेशली ट्रेनिंग लेने के लिए। ठीक है, अब वहां से वो ट्रेनिंग लेके अच्छे से सब कुछ सीख के आए हैं। ये अब ये जो भी मोबाइल फोन्स बनाते हैं इस कंपनी के अंडर, वो ना सिर्फ इंडिया में बिकते हैं बल्कि इंटरनेशनली भी बिकते हैं। ठीक है, अब कंपनी का मार्केट शेयर भी काफ़ी अच्छा है और कस्टमर्स भी इसके काफ़ी लॉयल हैं, क्योंकि आईफोन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मतलब इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेहतरीन होती है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लोग इसके लॉयल कस्टमर्स बन गए हैं। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर से ये देखा गया कि ये कंपनी अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रही है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो कंपनी ने अभी डिसाइड किया है कि वो अपने कंट्रोलिंग सिस्टम को रिवैम्प करने वाली है, दोबारा से उसमें कुछ सुधार वगैरह लाने वाली है। नाउ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहला, वो ये है, आपको आइडेंटिफाई करना है मैनेजमेंट की उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि अबव पैराग्राफ में यूज़ की गई है या उसके बारे में बात हुई है। जल्दी बताइए क्या होगा। आई एम प्रीटी श्योर आप आंसर कर चुके हैं। सो आंसर है आपका स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। देखिए ये क्या करने वाली है, सबसे पहले तो कंट्रोलिंग सिस्टम तो बहुत ही क्लियरली आपको नज़र आ रहा था यहाँ पे कि इन्होंने कंट्रोलिंग सिस्टम पे अपना काफ़ी वर्क करना स्टार्ट कर दिया। इनको पूरा का पूरा सिस्टम रिवैम्प करना है। एंड एट द सेम टाइम ऊपर बात हुई थी इनके एम्प्लॉयज़ के बारे में जो कि जापान से सीख के आए थे। मतलब उनकी टेक्नोलॉजी कहाँ की है, सीखी हुई जापान की है। तो अब वो उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज लाने वाले हैं, ताकि जो ये सुपरविजन वाला काम है, ताकि वो जो मॉनिटरिंग वाला काम है जो कंट्रोलिंग के अंदर करते हैं, वो अच्छे से हो पाए। अगर अच्छे लोग काम करेंगे, ढंग के लोग काम करेंगे, तभी तो कंपटीशन को हम सर्वाइव कर पाएंगे, तभी तो हम ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैनेजमेंट के दो फंक्शंस जो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं वो हो रहे हैं स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग तो बहुत ही क्लियरली आपको दिख गया होगा, क्योंकि एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है ऊपर, जिससे आपको गेस कर लेना था कंट्रोलिंग के बारे में बात हुई है। Second question is, state the steps of revamped controlling process to be followed by the company to solve this problem. ये बोल रहे हैं कि भैया आप बताइए रिवैम्प करने पे कंट्रोलिंग प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स इस्तेमाल होंगे। तो दो स्टेप्स के बारे में बात हुई है, एनालाइजिंग डेविएशन और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सबसे पहले तो कंपनी ये देखेगी कि हमारी गलती कहाँ जा रही है, कहाँ हम डेविएट कर रहे हैं, हमारे टारगेट्स क्यों नहीं मीट हो पा रहे हैं। मतलब हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे और हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनमें गैप क्यों जा रहा है एग्जैक्टली, वो डेविएशन फाइंड करना सबसे पहले कंपनी की प्रायोरिटी है। एक बार वो डेविएशन समझ में आ गई, उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेगी कंपनी, ताकि वो मार्केट को दोबारा से कैप्चर कर सके और फिर से मार्केट की बादशाह बन जाए। Also state any one value which the company wants to communicate to the society. ये कंपनी सोसाइटी को भी कोई वैल्यू कम्युनिकेट करना चाहती है, तो आपको उस वैल्यू के बारे में बताना है। इस नेचर के क्वेश्चन बहुत आते हैं केस स्टडीज में कि कंपनी सोसाइटी को वैल्यू बता रही है, बताओ वो वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ है सर्विंग सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। पहली चीज़ है कि भैया क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचो। यहाँ पे पहले ही सेंटेंस में लिखा हुआ था कि आईफोन के यूजर्स बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं।
होते हैं। तो ये सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रही है, दैट इज वन वैल्यू। वैसे तो इन्होंने एक ही वैल्यू पूछी थी, लेकिन यहाँ पे दूसरी भी हुई है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कैसे? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का पार्ट होती है। जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो अपने साथ अपनी एनवायरनमेंट को भी ग्रो करवाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर आईफोन ग्रो करेगा इंडिया में रह के, तो वो पूरे अपने जो एरिया होगा, अपनी सराउंडिंग होगी, वो सारे में जो भी लोग रहते होंगे या जो आसपास के एरियाज होंगे, उनकी डेवलपमेंट में तो थोड़ा बहुत वो करेगा ना। जैसे आपने देखा होगा कहीं किसी बैकवर्ड एरिया में अगर एक फैक्ट्री खुल जाती है या अगर कुछ काम शुरू हो जाता है तो कैसे उस एरिया का पूरी हालत बदल जाती है कि नहीं। लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लोगों को कमाने का मौका मिल जाता है, बाहर माइग्रेट नहीं करना पड़ता। कई बार कंपनी स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह खोल देती है, उससे बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है। तो जब कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन सोसाइटी का बढ़ता है तो वो अपने साथ बाकी सेक्शंस को भी मतलब आगे लेके जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि कंपनी अगर ग्रो करेगी तो कंपनी साइमल्टेनियसली सोसाइटी को भी ग्रो और डेवलप करवा पाएगी। ठीक है, चलिए इसी बात पर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा लेंदी है तो इसको आराम आराम से पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है, अ कंपनी वॉज मैन्युफैक्चरिंग सोलर पैनल्स फॉर चार्जिंग मोबाइल्स विच वर इन ग्रेट डिमांड. It was found that the target of producing 500 solar panels a day was not being met by the employees. On analysis, it was found that the workers were not at fault. Due to the non-availability of raw materials and shortage of workers, the company was not able to achieve the set targets and alternative arrangements were needed. To meet the increased demand, the company assessed that approximately 66 additional workers were required, out of which 6 would work as heads of different departments and 10 would work as subordinates under each head. The required qualification and job specifications were also enlisted. It was also decided that necessary relaxation should be given to encourage women, persons from backward and rural areas, and persons with special abilities to assume responsible positions in the organization. All efforts were made to match the ability of the applicants with the nature of their work. चलिए एक एक करके समझते हैं इनका मतलब क्या है, मतलब इन सब लाइंस का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कंपनी है जो कि सोलर पैनल्स बनाती है ताकि मोबाइल चार्ज हो सके, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। एवरीबडी नीड्स दिस थिंग एक्चुअली, आई शुड से। It was found that the target of producing 500 solar panels a day was not being met by the employees. ये टारगेट सेट हुआ that 500 सोलर पैनल्स एक दिन में बनाने पड़ेंगे एम्प्लॉयज़ को, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता चला कि एम्प्लॉयज़ उतना नहीं बना पा रहे हैं। जब एनालाइज किया गया कि क्यों नहीं बना पा रहे हैं तो पता चला वर्कर्स फॉल्ट पे नहीं थे, इट वाज जस्ट कि रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल नहीं थे एंड एट द सेम टाइम वर्कर्स भी कम पड़ रहे थे। वर्कर्स की भी शॉर्टेज थी और रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल नहीं थे। द कंपनी वाज नॉट एबल टू अचीव द सेट टारगेट्स एंड ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स वर नीडेड। इसकी वजह से कंपनी अपने सेट टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रही थी और ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट उनको करनी पड़ी या करने की ज़रूरत थी। To meet the increased demand, the company assessed that approximately 66 additional workers were required, out of which 6 would work as heads of different departments. कंपनी को ये पता चला कि अगर हमें अपने टारगेट को 500 सोलर पैनल्स अ डे रखना है तो उसके लिए हमें एडिशनल 66 लोग हायर करने पड़ेंगे, जिसमें से 6 को हम बनाएंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का हेड और 10 को हम सबऑर्डिनेट्स रखेंगे ईच हेड के नीचे। The required qualification and job specification were also enlisted. सारी qualifications कितनी required हैं, specification job के regarding ये सारा list किया गया। It was also decided that necessary relaxation should be given to encourage women. ऐसा decide किया गया कि backward area, rural area, women और special abilities वाले लोगों को ज़्यादा priority दी जाएगी, necessary relaxation दिया जाएगा। All efforts were made to match the ability of the applicants with the nature of the work. सारे efforts लिए गए applicants को match कराने के लिए जो भी work requirement थी उसके according. Now the question is identify the functions of management discussed above. अगर आप समझदार हैं तो आप ऐसे words को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। यहाँ ये बोल रहे हैं कि आपको identify करना है
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दे डिडंट से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट के एक फंक्शन से ज़्यादा फंक्शंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको पहले ही गेस कर लेने हैं जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे होगे। इसलिए मैं अक्सर बोलती हूँ आप लोगों को कि जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, हर एक वर्ड को ढंग से पढ़ा करो। यू नेवर नो कौन से वर्ड से तुम्हें कौन सा चीज़ क्लिक कर जाए या कौन सा आंसर पता चल जाए, ठीक है। तो दिस इज़ द केस स्टडी, इसके बारे में आपको बताना है। एंड आई होप आपको आंसर पता चल ही गया होगा। ऑब्वियसली हम कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक फंक्शन तो कंट्रोलिंग होगा ही होगा। दूसरा फंक्शन होगा हमारा स्टाफिंग। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हर अगली लाइन में लिखा हुआ था इतने लोग कम पढ़ रहे हैं, इतने लोगों को हायर करना पड़ेगा, इतने लोगों को हम डिपार्टमेंट का हेड रखेंगे, उसके अंदर का वो रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो स्टाफिंग के बारे में बात हो रही है कंटिन्यूसली। कोड फॉर स्टाफिंग, स्टाफिंग के बारे में जो बात हुई है उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। टू मीट द इंक्रीज डिमांड द कंपनी एक्सेस दैट अप्रॉक्सीमेटली 66 एडिशनल वर्कर्स वर रिक्वायर्ड, आउट ऑफ विच 6 वुड वर्क एज हेड्स ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड 10 वुड वर्क एज सबऑर्डिनेट्स अंडर ईच हेड, ठीक है। तो ये हो गई कोटेशन जिससे पता चलता है कि स्टाफिंग के बारे में बात हो रही है। अब हम बात करते हैं कि वो कोटेशन के बारे में जो कि कंट्रोलिंग के बारे में बात कर रहा है। तो इट सेज इट वाज फाउंड दैट द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 500 सोलर पैनल्स अ डे वाज नॉट बीइंग मेट बाय द एम्प्लॉयज। ये वाली लाइन से हमें कंट्रोलिंग वाली चीज भी पता चल जाती है। वैसे इन्होंने मेंशन तो नहीं किया था कि आपको कोट करना है लाइंस, बट इट्स गुड टू कोट, लाइक पता चल जाता है कि एग्जैक्टली तुम्हें क्यों लगा कि इस चीज के बारे में बात हुई। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ईच फंक्शन डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ। मुझे तो एक ऐसे क्वेश्चन का लॉजिक ही नहीं समझ में आता है। पूछना है तो पूरी प्रोसेस पूछ लो, 2 स्टेप्स पूछ के क्या करोगे? मतलब ना तुम्हें पता चलेगा सर कहाँ है, ना तुम्हें पता चलेगा पैर कहाँ है। बट स्टिल अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो दे देते हैं हम आंसर। स्टाफिंग प्रोसेस पे कौन कौन से फंक्शन मतलब स्टेप्स होते हैं? पहला उसका स्टेप होता है एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड मैन पावर, मतलब कितने लोग लगेंगे काम करने के लिए, जिसमें हम पहले देखते हैं वर्कलोड, कितना वर्कलोड है, मतलब कितना काम है हमारे पास, कौन कौन सी एक्टिविटीज है और उसको करने के लिए किस किस तरह का इंसान चाहिए रहेगा। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स कितना है, फिर वर्कलोड माइनस वर्कफोर्स करते तो हमें पता चल जाता है इतने और एक्स्ट्रा लोग हमें हायर करने हैं। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड होता है हमारा रिक्रूटमेंट, फिर थर्ड आता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो 2 ही मेंशन कर रहे थे तो रिक्रूटमेंट तक दे हैव मेंशनड इट। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है तो आपको पता भी होगा। इवन स्टाफिंग का तो लाइव भी हो चुका है जिसमें मैं आपको माइंड मैप करा चुकी हूँ, नहीं देखा अभी तक जाके देख लो। स्टेप्स इन कंट्रोलिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग में फर्स्ट होता है, फर्स्ट तो नहीं होता पर इन्होंने बीच से 2 ऐसे ही कोई उठा के लिख दिया, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस एनालाइजिंग डेविएशन। कंपेयरिंग परफॉर्मेंस में ये होता है कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो हमारे स्टैंडर्ड सेट होता है उनको कंपेयर करते हैं और डेविएशन का पता लगाते हैं। लिस्ट एनी 2 वैल्यूज, नया क्वेश्चन शुरू हो गया। ये वाला क्वेश्चन मुझे बिल्कुल बर्बाद लगा, मुझे नहीं लगता ऐसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछेगा, बट एनीवेज तुम्हारे टेस्ट में थे तो तुमने कर लिए। सी क्वेश्चन बोलता है लिस्ट एनी 2 वैल्यूज विच द कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। 2 वैल्यूज के बारे में आपको बताना है जो कि कंपनी सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहती है। फर्स्ट है यूज ऑफ फ्रेंडली एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स, इसके बारे में कहीं कोई मेंशन नहीं था बट स्टिल दे हैव रिटन इट। विमेन एम्पावरमेंट, या फिर सोसाइटी के लोगों के बारे में सोचना, लाइक दे थॉट अबाउट बैकवर्ड एरिया से लोगों को हायर करें, डिसेबिलिटीज वाले लोगों को हायर करें, विमेन को हायर करें। तो हाँ, ये वैल्यू जरूर उन्होंने शो की है सोसाइटी को, दैट यू कैन राइट इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये वाला पॉइंट कहीं नहीं लिखा हुआ था कि वो एनवायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं और नहीं, ऐसे सोलर पैनल्स बना रहे हैं ना ये, हाँ, तो एनवायरनमेंट के बारे में भी सोच ही रहे हैं। ठीक है, वो वैल्यू भी सही है, वो वैल्यू भी ठीक है, क्योंकि ये ऐसे मतलब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाती है। तो सोलर पैनल्स बनाना इज अ गुड थिंग। ठीक है, दोनों वैल्यूज आप लिख सकते हो और वो डिसेबिलिटीज वाली भी लिख सकते हो। ठीक है, नाउ इट्स टर्न ऑफ 26th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही छोटू सा है। ये बोलता है K&K Corporation Limited is engaged in a manufacturing of machine components. The target of the production is 200 units daily. The company had been successfully attaining this target until 2 months ago. Over the last 2 months, it has been observed that daily production varies from between 150 to 170 units. Identify the possible causes for the decline in the production and steps to be taken to achieve the desired target. ये बोल रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है मशीन कंपोनेंट्स, मशीन के कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है K&K कॉर्पोरेशन। द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन इज 200 यूनिट्स डेली, 200 यूनिट्स डेली ये क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं।
द कंपनी हैड बीन सक्सेसफुली अटेनिंग दिस टारगेट अंटिल 2 months अगो। 2 महीने तक ये टारगेट कंप्लीट हो रहे थे, लेकिन अचानक से गाड़ी रुक जाती है इनकी। इट हैड बीन ऑब्जर्व दैट डेली प्रोडक्शन वेरीज बिटवीन 150 to 170। अब 150 से 170 जा रही है इनकी प्रोडक्शन। आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉजेज फॉर द डिक्लाइन इन प्रोडक्शन। आपको बताने हैं ऐसे कॉजेज जिसकी वजह से आपको लगता है प्रोडक्शन डिक्लाइन हुई है, और ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिनसे हम प्रोडक्शन को वापस से ट्रैक पे ला सकें। छोटा सा क्वेश्चन है कि 200 यूनिट पर डे मतलब डेली बेसिस पे बनाते थे, बट आहिस्ता आहिस्ता देखा हमने पिछले 2 महीनों में कि प्रोडक्शन की लिमिट थोड़ी सी कम हो गई है, 150 to 170 ही बन पाते हैं। तो अब ये जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हम कर सकते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए। ठीक है, अगेन टेलिंग यू माइट भी तुम्हें अभी मेरी बात उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी, पेपर में बैठ के ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, बट स्टिल जो समझदार बच्चे हैं वो मेरी इस वार्निंग से ही डर के अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। बेटा अभी तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ईजी लग रहे होंगे, रीज़न बीइंग तुम्हें पता है ये कौन से चैप्टर से पिक किए गए हैं, बट जैसे ही पेपर में तुम्हें ये क्वेश्चन आएंगे उस टाइम पे ये सारे क्वेश्चन तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगने वाले हैं, क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास कोई क्लू नहीं होगा ये कौन से चैप्टर से पिक किए गए हैं। और सीबीएसई ना बहुत चालू है इस मामले में, बहुत ज्यादा ही चालू है। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं बीच में, कंट्रोलिंग, कंट्रोल, कंट्रोल्ड ऐसे वर्ड्स दे देते तो समझ में आ जाता है कंट्रोलिंग के बारे में बात हो रही है, डायरेक्टिंग के बारे में बात हो रही है। सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पिक ही नहीं करता। सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पिक करते जहां से आप पता ही नहीं लगा पाओ कि कौन से चैप्टर के बारे में बात हुई है। तो ये चीज थोड़ी सी क्या हो जाएगी, तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगी अगर तुम अभी से सही से प्रेपरेशन नहीं करोगे अपनी। तो अपनी प्रेपरेशन बहुत हाई क्लास रखना, तुम्हें पता होना चाहिए तुम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आंसर कर रहे हो, ना कि कौन से चैप्टर को हम सॉल्व करके देख रहे हो उसके बेसिस पे आंसर करके देख रहे हो। ठीक है, यही सिंपल क्वेश्चन उस टाइम पे तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगने लग जाएगा। The answer states the possible causes for decline in production are there may be some defect in the machinery by which the components are produced. Employees are not performing efficiently. Sometimes employee may become lethargic. Okay, so ये बोल रहे हैं कि possible causes क्या हो सकता है। मशीन अच्छे से काम नहीं कर रही है, लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे, लोग थोड़े आलसी हो गए हैं काम कर करके, सेम नेचर का, बोरिंग नेचर का। ये कुछ पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग सही काम नहीं कर रहे हैं। अब कंपनी क्या कर सकती है अपने हैंड पे इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए? देखो, अगर मशीनरी में कोई डिफेक्ट है तो उसको जाके रिपेयर कराओ, उसका तो कोई वो नहीं है। अगर लोग एफिशिएंटली काम नहीं करे तो उन्हें ट्रेनिंग दो, उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें इंसेंटिव्स दो, उन्हें लीड करो कि कहाँ वो गलत जा रहा है, कहाँ उन्हें ठीक जाना चाहिए। इफ एम्प्लॉयज आर बिकमिंग लेथार्जिक द कंपनी नीड्स टू कीप अ क्लोज सुपरविजन ऑन देयर एम्प्लॉयज। अगर वो लेथार्जिक हो रहे हैं तो भैया कंट्रोलिंग की प्रोसेस को थोड़ा सा टाइट करो, सुपरविजन अच्छे से करो, मॉनिटरिंग अच्छे से करो, और जहाँ पे जो दिखे तुम्हें हाँ सोता गाता नजर आ रहा है उसको वहीं पे जगाओ और वहीं पे उसकी क्लास ले लो। ये कर सकती है कंपनी अपने हैंड पे इस चीज को रोकने के लिए। ठीक है, सो दिस इज 26th क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन है गगन जी के बारे में, और ये बोलते हैं गगन इज ट्राइंग टू अप्लाई अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन हिज डिपार्टमेंट. First, he lets his team perform according to their best potential. Then in a meeting, he calls Odie and everyone and asks his team to check what they have performed. One day, it was found that the total number of units produced were 20 less than the set target. It was decided that no worker will go home unless and until this gap of 20 units is overcome. अब क्वेश्चन है 3. फर्स्ट क्वेश्चन है which function of management is being performed by Gagan and his team. Second question है what is 20 in the above case. Third question है at what stage of management do you think the target was set. What is its significance now. देखिए, सबसे पहले बोलते हैं गगन एक इंसान है जो कि मैनेजमेंट का एक फंक्शन, कौन सा वाला फंक्शन है वो नहीं बताया, एक फंक्शन अप्लाई करने वाला है अपने डिपार्टमेंट में. इसने अपने टीम मेंबर्स को अपने पोटेंशियल पे काम करने की छुट्टी दी है. मतलब डिपार्टमेंट का हेड है, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बोला है अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्म करो. ठीक है, कोई टारगेट नहीं दिया,
बेस्ट करो। देन इन अ मीटिंग, एक मीटिंग हुई जिसमें इसने सारे टीम मेंबर्स को बुलाया और चेक की उनकी परफॉर्मेंस, और ऐसे पता लगा कि जितने यूनिट्स टारगेट के रूप में रखे गए थे, जितना परफॉर्म हुआ है वो उसमें 20 का डिफरेंस जा रहा है। जितना टारगेट सेट किया था और जितना एक्चुअली टीम ने परफॉर्म किया है, उन दोनों में 20 का डिफरेंस जा रहा है। अब इसने बोला है कि जब तक ये 20 यूनिट्स का गैप फिल नहीं होगा, कोई भी इंसान यहां से बाहर कदम नहीं रखेगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से वाला फंक्शन मैनेजमेंट का गगन ने अप्लाई किया है, परफॉर्म किया है। ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि चैप्टर हमें पता है, वैसे भी थोड़ा बहुत पढ़ के हमें समझ में आ गया होगा। सेकेंड ये बताना है जो ये 20 दिया हुआ है ये क्या है एग्जैक्टली, क्या है ये 20, ठीक है। और इसके बाद आपको बताना है कि कौन सी स्टेज पे टारगेट सेट हुआ है, मैनेजमेंट की कौन सी स्टेज में जाके टारगेट सेट हुआ है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल केस स्टडी है। अगर ऐसे केस स्टडी आ गए ना तो भैया तुम्हारी नैया पार हो ही जाएगी। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है इन द अबव केस द मैनेजमेंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। वो तो हमें पढ़ते ही समझ में आ गया था कि भैया कंट्रोलिंग का फंक्शन हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है विद द सेट स्टैंडर्ड्स कि भैया इतने स्टैंडर्ड सेट थे, 20 डेविएशन। ओके, सेकंड क्वेश्चन था हमारा 20 क्या है, 20 इज द डेविएशन। तो डेविएशन हमें पता चल गई है, हमने टारगेट जो सेट किया हुआ था एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब उससे कंपेयर किया तो 20 आ रहा था उसमें डिफरेंस, तो 20 हमारी क्या होगी, हमारी डेविएशन होगी। कि अगर मान लो 100 का हमने टारगेट रखा था, 80 लोगों ने परफॉर्म किया है, तो 20 उन्होंने क्या किया है, नहीं किया परफॉर्म, तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अभी भी हम लैक करते हैं, डेविएशन है अभी भी हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स में। और थर्ड, द टारगेट वाज सेट एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ मैनेजमेंट, द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लानिंग इज ओके, एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। इन्होंने बोला कि टारगेट जो था गगन जी ने बहुत पहले ही सेट करके रखा हुआ था, बस उन्होंने लोगों को बोला अपने पोटेंशियल पे काम करो। ठीक है, और उसके बाद जब वो अपने पोटेंशियल पे काम करके एक्चुअल परफॉर्मेंस लेके आए तो गगन जी ने अपने स्टैंडर्ड्स निकाले और उसके साथ कंपेयर किया दोनों ही चीज़ों को। तो कौन से वाला फंक्शन है, कंट्रोलिंग फंक्शन है, 20 क्या है, 20 डेविएशन है, और स्टैंडर्ड कहाँ सेट हुए थे, प्लानिंग में सेट हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ये बोलता है सौरभ इज वर्किंग इन एन MNC, he has created an atmosphere of proper controlling in his department. In order to do so, he keeps himself aware about any dishonest behavior and takes a stern action immediately. Recently, he has installed CCTV cameras to keep vigil on the employees. In the above case, which importance of controlling has been implemented by Saurabh? Second, name one more importance of controlling other than the above highlighted. Third, can you suggest one more way by which Saurabh could have implemented controlling? चलिए 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, छोटी सी केस स्टडी है, 4 लाइंस की केस स्टडी है। उसमें ये बोल रहे हैं सौरभ एक MNC में काम कर रहा है, उन्होंने बहुत ही प्रॉपर कंट्रोलिंग वाला एटमॉस्फेयर अपने डिपार्टमेंट में सेट करके रखा हुआ है, और ये करने के लिए वो क्या करते हैं, in order to do so he keeps himself aware about any dishonest behavior. ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा अवेयर रखते हैं कि कोई डिसऑनेस्ट बिहेवियर तो नहीं हो रहा, मतलब कोई इंसान कुछ ऐसे धोखाधड़ी वगैरह तो नहीं कर रहा है। अभी फिलहाल इन्होंने CCTV इंस्टॉल किए हैं ताकि ये सबके ऊपर अच्छे से नज़र रख सके। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले CCTVs तो यहाँ MB के ऑफिस में भी थे, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले एक स्मार्ट बोर्ड पे CCTVs की पूरी वो लगी रहती है, तो कोई भी देख सकता है किसी को भी कि कौन उस कैबिन में क्या कर रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक एक अच्छा नज़र रखने का तरीका है। अब आपको बताना है इन द अबव केस विच इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय सौरभ। कौन सी कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस हाईलाइट हुई है, ऊपर वाले पैराग्राफ को देख के बताइए। नेम एनी मोर इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग अदर देन द अबव हाईलाइटेड। जो यहाँ पे आपने बताई है उसको छोड़ के बाकी एक और इंपॉर्टेंस के बारे में लिखिए, कोई भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको वो लिखनी है जो कि पैराग्राफ में लिखी हुई है, लेकिन उसको छोड़ के बाकी इंपॉर्टेंस में आपने जितने पॉइंट्स पढ़े थे उनमें से किसी एक पॉइंट को आप यहाँ पे मेंशन कर दो। थर्ड है कैन यू सजेस्ट वन मोर वे बाय विच सौरभ कुड हैव इम्प्लीमेंटेड कंट्रोलिंग। क्या इसके अलावा एक और तरीका आप बता सकते हैं जिससे सौरभ एक और अच्छी कंट्रोलिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकता था। एक तो इन्होंने CCTV लिख दिया, अब इसके अलावा क्या और भी कुछ हो सकता था जो सौरभ कर सकता था अपने एंड पे कंट्रोलिंग को और बढ़िया करने के लिए। ये 3 क्वेश्चंस हैं, देखिए आंसर।
So, the importance of controlling implemented in the above case by Saurabh is controlling ensures proper order and discipline in the organization. अब क्योंकि सौरभ जी नज़र रखे हुए हैं सबके ऊपर, सौरभ जी बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं, तो हर एक इंसान डिसिप्लिन्ड वे में ही रहेगा. लाइक आई विल टेल यू, माय कज़न ब्रदर इज़ इन सिंगापुर, ठीक है. तो वहाँ पे मतलब हम लोग तो बहुत खुश होते हैं कि अरे आप वहाँ हो, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, कैसा लगता है, मतलब यू नो लाइक वर्क कल्चर, एनवायरनमेंट सब कैसा है. तो यहाँ पे बैठे बैठे तो हमें कितना फैसिनेटिंग लगता है कि यू नो समबडी फ्रॉम आवर फैमिली इज़ इन अ फॉरेन नेशन. हमेशा हर किसी को लगता है, आजकल तो बहुत कॉमन बात हो गई कि हर फैमिली से एक ना दो बंदे गए ही होते हैं फॉरेन नेशन में, बट अपन को बहुत अच्छा लगता है कि यार बाहर रह के आया है. अब वो बाहर रह रहे हैं तो उनसे पूछा जाए कि आपको कैसा लगता है, तो ही ऑलवेज सेज यार यहाँ पे ना मतलब बहुत ही घुटन भरी जिंदगी है. When I asked him the reason like why you are saying आपको तो पे भी ज़्यादा मिलती है इंडिया के कंपैरिजन में, आपको वहाँ पे एक सोफेस्टिकेटेड लाइफ भी मिलती है, सब कुछ अच्छा है, मतलब यू नो लाइक द पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो लेस, द एनवायरनमेंट इज़ फ्रेंडली, यहाँ वाला तो मतलब भूल ही जाओ, मतलब इंडिया वाला तो छोड़ ही दो. तो ये सेज कि यार यहाँ पे ना हर अगली जगह ना सीसीटीवी लगा हुआ है और वो प्रॉपर फंक्शन करता है. इंडिया जैसे नहीं है कि सीसीटीवी तो लगा है लेकिन कभी वो चालू नहीं है, कभी उसकी पिक्चर अच्छे से नहीं आई, कभी उसको किसी ने बंद कर दिया, ऐसा नहीं है. यहाँ पे सीसीटीवी 24/7 लगे रहते हैं, तो हर जगह आप कैमरे की निगरानी में होते हो, ठीक है. इंडिया में तो जैसे कोई भी निकलता वरता है तो वहीं पे थूक कर फेंक देता है. कल मैं ही वॉक कर रही थी, अब मैंने एक नई आदत शुरू की है वॉकिंग की, तो मैं कॉलोनी में वॉक कर रही थी, एक अंकल आए बड़े मज़े से, और मैं ना उसी एरिया में वॉक करती हूँ. ही केम, बीच में रुके, थूक फेंकी, वापस चले गए. इतना इरिटेटिंग लग रहा था मुझे, बट अपन कुछ बोल नहीं सकते, ये है इंडिया का कल्चर. तो वो बोलते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं. अगर आपको पता है सीसीटीवी लगा, आपने कुछ उल्टी हरकत करी है, उसी टाइम आपको नोटिस कर लिया जाएगा और आपको ट्रैक करने में उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और आपके घर में नोटिस आ जाएगा उस चीज़ का. तो ये प्रॉब्लम है, मतलब बीइंग इंडियंस हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत यही लगती है कि हम ऐसी रिस्ट्रिक्शन में कभी रहे नहीं हैं. हमें लाइफ फ्रीली जीने की आदत है कि कहीं पे भी कुछ भी करने का मन करे वही कर लो, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. तो वो चीज़ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भरी हो जाती है, बट एट द सेम टाइम उनकी लाइफ थोड़ी सी डिसिप्लिन भी हो गई है. अब वो इंडिया में भी आके ऐसा नहीं करते कि भैया, वो वैसे भी मतलब थूक वूक तो नहीं फेंक देते, मतलब वैसे भी थोड़ी बहुत जो हरकतें चुटर पुटर अपन करते हैं वो वैसे नहीं करते उनको. अब क्योंकि वो अडेप्टेशन हो गई है ना. इनिशियली तो जब वो आते थे ना तो अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन इंडियन रोड्स पे निकालते थे कि अब्यूज़ करना, ये करना, वो करना, बट देन नाउ ही हैज़ मतलब उतना यूज टू हो चुके हैं कि अब वो अडेप्ट ही कर लिया उन्होंने. अब वो उतने ऑर्डर और डिसिप्लिन में रहते हैं, उनके बच्चे ऑर्डर डिसिप्लिन में रहते हैं. तो सेम चीज़ है, अगर कोई कंटिन्यूसली आपके ऊपर नज़र रखता रहे ना तो आपके अंदर एक मतलब एक टाइम तक तो आप थोड़ा बहुत यू नो कोशिश करते हो कि मेरे हैंड से कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन जब आप यूज टू हो जाते हो ना तो आपके हैंड से गलत होता भी नहीं, आप बहुत नॉर्मल हो जाते हो, वो आप अडेप्ट कर चुके होते हो. सेम चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई. सेकेंड था कि एक और इंपॉर्टेंस बताइए, तो एक और इंपॉर्टेंस हो सकती है इन मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. अगर कंट्रोलिंग फॉलो करते हैं तो रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज होता है, ऑप्टिमम यूज होता है, बेकार में वेस्टेज नहीं होता रिसोर्सेज का. Third is Saurabh could have implemented controlling by issuing a balanced scorecard to every employee. In this way, he could check their performance and contribution to the organization on daily basis. ये एक और काम कर सकता था, वो ये कर सकता था कि बैलेंस स्कोर कार्ड इशू कर देता सारे एम्प्लॉयज़ को, और उससे क्या होता वो डेली बेसिस पे ट्रैक कर सकता था, पॉइंट्स ऐड कर सकता था, चेक कर सकता था परफॉर्मेंस वगैरह. ठीक है, तो ये एक और मतलब तरीका है कंट्रोलिंग और बेहतर बनाने का. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. नॉट नेसेसरी आप दोनों ये पॉइंट्स एज इट इज लिखोगे, आप अपने मन से भी कुछ दो पॉइंट्स लिख सकते हो. ठीक है, जो आपको बेहतर लगे वो वाले पॉइंट्स लिख सकते हो. चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29. ये क्या बोलता है? ओके, 29th क्वेश्चन अगेन बहुत बड़ा सा है, सविता जी के बारे में है ये. इट सेज सविता हैज बीन असाइन्ड द जॉब ऑफ क्वांटिटी कंट्रोलर. शी नोज दिस इज अ टफ जॉब बट शी ऑल्सो रियलाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. Her daily routine is to send alarm to the manufacturing department about the deviations in the number of units produced so that the target of the day could be achieved. This helps the whole department to focus towards its main plan of action. However, one day she realizes that the number of units which are to be produced is 500, which is very high and creates chaos at the shop floor. She discusses it with the management and the target is reduced to 450. This has helped the manufacturing department in maintaining quality of the work done.
There are 10 workers at the shop floor where Savita does inspection. She divided the task into 45 units for each worker so that by the end of the day, the target of the department is completed. Which benefit of controlling have been highlighted in the above case? Name one department where controlling should be applied in proper coordination with the manufacturing department for the proper quality control of the manufacturing product. ओके तो सविता जी को एक काम असाइन किया गया है क्वांटिटी कंट्रोलर का। उनको पता है कि ये टास्क थोड़ा सा डिफिकल्ट है और उनको इस पर्टिकुलर काम की इंपॉर्टेंस के बारे में भी पता है। उनका डेली रूटीन है कि उनको अलार्म सेंड करना पड़ता है हर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को डेविएशंस का। जैसे मान लीजिए टारगेट सेट हुआ 40 का तो 30 प्रोड्यूस हुए तो ये डेविएशन हुई है, तो ये अलार्म टारगेट इनको सेंड करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कि भैया देखो तुमने कल का टारगेट मीट नहीं किया, सॉरी। Okay, then it says this helps the whole department to focus towards its main plan of action. इससे क्या होता है, पूरे डिपार्टमेंट को पता होता है उन्हें किस तरीके से काम करना है। However, एक दिन उन्होंने रियलाइज किया कि 500 यूनिट टारगेट सेट किया गया जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट था, तो उनको लगा कि शायद इससे क्योस हो सकता है। तो उन्होंने डिस्कस किया मैनेजमेंट के साथ, तो टारगेट को रिड्यूस करवाया 450 तक। ठीक है, मतलब 500 टारगेट सेट किया था मैनेजमेंट ने, लेकिन इनको लगा नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इन्होंने 450 करवा दिया। इससे क्या हुआ कि क्वालिटी भी मेंटेन रही मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की, मतलब वो अच्छे से काम कर पाए। इन्होंने 10 वर्कर्स को शॉप फ्लोर पे रखा इंस्पेक्शन के लिए, मतलब जहाँ पे सविता को इंस्पेक्शन करना था उस फ्लोर पे रखा, और हर वर्कर को 45 यूनिट्स का टारगेट दे दिया ताकि सारे अपने टारगेट्स कंप्लीट करके डे के बाद इनके पास आए इनको बताने के लिए। Which benefit of controlling have been highlighted in the above case? आपको बताना है कंट्रोलिंग के कौन से वाले बेनिफिट के बारे में ऊपर बात हुई है। और इसके अलावा एक डिपार्टमेंट वेयर कंट्रोलिंग शुड बी अप्लाइड इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट फॉर द प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड यूनिट। उस डिपार्टमेंट के बारे में बताना है जिसको अच्छे से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के साथ, ताकि अच्छे से सारी चीज़ें हो सके, कंट्रोलिंग हो सके। ठीक है, सो सविता को बहुत भारी भरकम काम दिया गया है और ये बेसिकली टारगेट्स में जो भी डेविएशन आते हैं टारगेट और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, उसे इंटीमेट करने का काम करते हैं। और एक दिन मैनेजमेंट की तरफ से टारगेट आया 500 यूनिट्स का, जो इनको ज़्यादा लग रहा था, तो इन्होंने उसको 450 में कन्वर्ट कराया और 10 वर्कर्स को बोला 45 का टारगेट ले लो तुम, और इस तरह से पूरा इंस्पेक्शन और पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस करेंगी ये। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना है कंट्रोलिंग का कोई एक बेनिफिट जो कि ऊपर डिस्कस हुआ है। तो फर्स्ट हमारा आंसर है The benefit of controlling highlighted in the above case are controlling helps in accomplishing organizational goals। पहले ये बोलते हैं कि भैया कंट्रोलिंग मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। ये हमें बता देता है कहाँ डेविएशन जा रही है, कहाँ हमें एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत है, कहाँ हमें बेहतर काम करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें इनका बताने का मेन काम रहता है। फिर ये बोलते हैं कंट्रोलिंग हेल्प्स इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द सेट स्टैंडर्ड्स। कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं हमें ये भी बता देता है कि स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी कितनी है। मैं इन पॉइंट्स को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करी बिकॉज इसी वीडियो में मैंने बहुत बार कर दिया है। देन कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन। कंट्रोलिंग मदद करता है कोऑर्डिनेशन करने में भी। ये तो लाइन वहाँ पे भी लिखी हुई है केस स्टडी में कि भैया सेकंड क्वेश्चन में कि कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करता है। अगर हर किसी को पता हो क्या टारगेट है, कैसे चलना है, किसको क्या काम करना है, तो हर कोई अपने काम में बिजी रहेगा इंस्टेड ऑफ दूसरे के काम में नाक अड़ाने के, और जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, क्योटिक सिचुएशन नहीं आएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वन डिपार्टमेंट वेयर कंट्रोलिंग शुड बी अप्लाइड इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट फॉर द प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इज परचेज डिपार्टमेंट। ये बोलते हैं एक और डिपार्टमेंट जिसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के साथ अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना चाहिए, तो वो कौन सा है, वो है परचेज डिपार्टमेंट। क्यों? परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल्स परचेज करता है और मैन्युफैक्चरिंग में यही रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है तो परचेज डिपार्टमेंट ये भी तो रेडी रखेगी ना कि सारे के सारे रॉ मटेरियल्स हमारे पास पहले से पड़े हों, ताकि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि भैया ये तो मिल ही नहीं रही है, ये तो मंगवानी पड़ेगी, तो इसके लिए काम अटक गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों डिपार्टमेंट्स को अच्छे से चलना चाहिए ताकि ओवरऑल जो कंट्रोलिंग है वो आराम से स्मूथली हो जाए। ठीक है, तो कौन सा डिपार्टमेंट है? परचेज डिपार्टमेंट। सिंपल सी बात है भैया, जब तक रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे तब तक प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, और प्रोडक्शन आपको इंश्योर करनी है स्मूथली, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल्स टाइमली तौर पे पड़े हो। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन के पास। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मैं बार बार फ्रेम से इसलिए बाहर जा रही हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए इसी बात पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 और ये बोलता है पारास्वामी Shipbuilders is a renowned ship manufacturing company. The company is doing well, but the employees keep on complaining as they say there are no standards to judge the state of mind of the employees, their motivation and job satisfaction level. The HR department is trying to see to this problem, which have recently occurred with the employees. In other areas, however, the company has set some standards and is trying to affect the control mechanism. But the company finds all such efforts expensive. All this has not been so easy. Employees in other departments like manufacturing, purchase, marketing, etc. have time and again resisted the installation of computer monitoring systems and CCTVs. They say that it is against their freedom. Despite all these great efforts made by the company, it had to face losses last year. Even though all the control mechanisms are in place, there is an entry of competitors with better technology. This has given some bad time to the company despite its alertness in putting proper controlling and execution. Which concept of management has been highlighted in the above case? Second है identify the different types of this concept of management highlighted in the above case. Okay, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, अच्छे से समझ लेते हैं। They say पारास्वामी शिप बिल्डर्स एक रिनाउंड शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी अच्छा काम कर रही है, बट एम्प्लॉयज बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं बने हुए हैं लोगों की, मतलब एम्प्लॉयज की स्टेट ऑफ माइंड को जज करने के लिए, उनका मोटिवेशन लेवल जज करने के लिए, उनका जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल जज करने के लिए। HR डिपार्टमेंट इज ट्राइंग टू सी टू द प्रॉब्लम विच हैव बीन रिसेंटली अकर्ड। जो HR डिपार्टमेंट है वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कर रही है। इन अदर एरियाज हाउएवर कंपनी हैज सेट सम स्टैंडर्ड्स एंड इज ट्राइंग टू अफेक्ट द कंट्रोल मैकेनिज्म। बाकी एरियाज में कंपनी ने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और कंट्रोल मैकेनिज्म अच्छे से चल रहा है, इफेक्ट में आ रहा है, बट द कंपनी फाइंड्स ऑल सच एफर्ट्स एक्सपेंसिव। बट कंपनी को लगता है सारे के सारे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। All this has not been so easy. ये सारा कुछ इतना ज़्यादा simple नहीं था। Employees in other departments like manufacturing, purchase, marketing, etc. have time and again resisted the installation of this particular thing. बाकी departments के जो लोग हैं जैसे purchase department का, manufacturing department का, marketing department का, ये सब CCT लगवाने के हक में नहीं है। उनको लगता है उनकी freedom खत्म हो जाएगी। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अपने भैया का जो सिंगापुर में रह रहे हैं, उनको भी ऐसा लगता है उनकी फ्रीडम उनसे छिन गई है। ऐसे ही इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का लोगों का मानना है कि भैया उनकी फ्रीडम उनसे छिन जाएगी अगर सीसीटीवी लग जाएंगे तो। डिस्पाइट ऑल दीज ग्रेट एफर्ट्स मेड बाय द कंपनी, इट हैड टू फेस लॉसेस लास्ट ईयर। ये सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी कंपनी को लास्ट ईयर लॉस इनकर हुआ, उनको लॉस झेलना पड़ा। Even though all the control mechanism are in place, दो हम मानते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म सारे अपनी जगह पे हैं, there is entry of competitors with better technology, फिर भी कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं बेटर टेक्नोलॉजी को लेके। दिस हैज़ गिवन सम बैड टाइम टू द कंपनी, इसने कंपनी को कुछ बहुत बुरा टाइम दिखाया है डिस्पाइट इट्स अलर्टनेस एंड पुटिंग प्रॉपर कंट्रोलिंग एंड एग्जीक्यूशन। चाहे कंपनी ने कितना बढ़िया एग्जीक्यूशन क्यों ना इंस्टॉल किया हो, बट स्टिल इस पर्टिकुलर चीज़ ने कंपनी को काफ़ी बुरा टाइम दिखाया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैनेजमेंट की कौन सी कॉन्सेप्ट के बारे में ऊपर बात हुई है। दूसरा आपको बताना है डिफरेंट टाइप्स, उस कॉन्सेप्ट के जो आपने पहले में पता लगाई है उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में यू हैव टू टेल इन द सेकेंड थिंग। ओके, so the answer is the concept of management which is highlighted in the above case is limitations of controlling। controlling के limitations के बारे में ऊपर बात हुई है, कैसे उसके बारे में बात कर लेते हैं। the different limitations of controlling highlighted in the above case are it is difficult to set quantitative standard when it comes to controlling। भाई एम्प्लॉयज़ का क्या मानना था कि भैया कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट हुआ, हम कैसा फील करते हैं, हमारा मोटिवेशन लेवल कैसा है, जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल कैसा है, उसका कोई स्टैंडर्ड आपने बिल्ड ही नहीं करके रखा। ये सारी चीजें क्या है, ये क्वालिटेटिव नेचर की हैं, क्वांटिटेटिव नेचर की नहीं। इनको फिगर्स में नहीं मेंशन कर सकते, इसको क्वालिटी वाइज मेंशन किया जाता है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तो हमेशा से कंट्रोलिंग का थोड़ा सा पिछड़ा हुआ रहा है, तो वो चीज़ है। और कंट्रोलिंग इज कॉस्टली, एक पॉइंट आया था जहाँ पे लिखा हुआ था कि ये सारे एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो कंट्रोलिंग क्या है, काफ़ी कॉस्टली चीज़ है। तो ये एक और लिमिटेशन है कंट्रोलिंग का। ठीक है, ओके।
सो दो लिमिटेशन, मतलब पहले तो इन्होंने बताया कौन सी कॉन्सेप्ट के बारे में बात हुई है, लिमिटेशंस के बारे में बात हुई है, कौन कौन से लिमिटेशंस हैं, वो ये दोनों लिमिटेशंस हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद हमारा आ जाता है एंड, क्योंकि हमने ये टेस्ट पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। आई होप आपको पहले से ही आंसर्स पता थे, आप बस यहाँ पे चेक करने ही आए थे, कोई भी स्टूडेंट डाउट लेके नहीं आया था, बिकॉज बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी में भी अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स चैनल का एक्चुअली एक और वर्जन बन गया आई शुड से, और वो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं प्लस स्टेट बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इस चैनल को रेफर कर सकते हैं। इस पे टिपिकली आप लोगों के लिए ही वीडियोस बन रही हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आपको अब सब कुछ मिलेगा। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं देना भूल गई वो ये है कि मैंने सिर्फ डाउट्स के लिए अलग से टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनवाया है बिजनेस स्टडीज का। तो जिस भी स्टूडेंट को बिजनेस स्टडीज में कोई भी डाउट है, आप उस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, और अगर आपको मतलब कोई और डाउट है, मतलब इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। दैट्स इट। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में विद अ डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू so much for watching this video.